बच्चों लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने कौन सा चैप्टर लिया था? लास्ट टाइम हमने किया था बच्चों स्टाफिंग, और दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू डायरेक्टिंग। तो वी हैव डन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, नाउ डायरेक्टिंग। उससे पहले भी आपकी बाकी चैप्टर्स की क्लास हो चुकी है। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टेक डायरेक्टिंग चैप्टर। ये चैप्टर आपके पूरे सिलेबस का वन ऑफ द हैवी वेटेड चैप्टर है, लेंथ में भी और मार्क्स में भी। तो बच्चों आज की क्लास को बहुत सिस्टमेटिकली सुनिएगा, आपको खूब बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है और समहाउ चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो आई विल ट्राई टू मेक इट मोर इजी, मोर एक्सप्लेनेटरी, जिससे कि आपको चैप्टर इजीएस्ट एग्जाम्पल से आप चैप्टर को रिकॉग्नाइज कर पाओ, कॉन्सेप्ट को समझ पाओ और इजीली आपका पेपर भी अटेम्प्ट हो जाए। अगर आप में से कोई बच्चा फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा है तो उसे पता है हाउ टू रजिस्टर, अगर उसे नहीं पता है हाउ टू रजिस्टर तो हम फटाफट उसको बता देते हैं बच्चों। ये आपको सामने दिख रहा होगा, कैरियर लॉन्चर का जो हमारा लिंक है, इस लिंक पे आपको जाना है। इसमें आपको लॉग इन करना है बाय फिलिंग सम डिटेल्स, जो आपकी बेसिक डिटेल्स है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके ईमेल पे लॉगिन आईडी आएगा, पासवर्ड आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लॉगिन करना है। देर आफ्टर जो है आप हमारे सारी जो हमारी एस्पिरेशन.आई की जो हमारी क्लास प्लस की वेबसाइट है, उस पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, प्रीवियस क्लासेस, फ्यूचर क्लासेस, सीबीएसई नोट्स लाइक दैट, और सारी चीजों को आप उसको ओवरव्यू कर सकते हो। इसी तरह बच्चों साथ साथ हमने एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया हुआ है। इस ग्रुप में भी आप अपनी क्वेरीज, जो भी डेली रूटीन की हमारी एक्टिविटीज है, वी प्रोवाइड ऑन डेली बेसिस असाइनमेंट्स, एक्सरसाइज 2 3 4 5 क्वेश्चंस का बेसिक असाइनमेंट्स भी आपको प्रोवाइड होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और फ्यूचर में बहुत कुछ और भी एक्स्ट्रा प्लान कर रहे हैं बच्चों, जो आप लोग देखेंगे टेलीग्राम में, हम आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। तो बच्चों हमारा जो आज का चैप्टर है वो डायरेक्टिंग चैप्टर है। एक बार और मैं रिव्यू कर देता हूँ व्हाट आई स्पोकन टिल नाउ। मैंने अभी तक कुछ खास बोला नहीं है, मैंने इतना ही बोला है कि जो न्यू स्टूडेंट्स है वो इस प्रोसेस को जाके जो है हमारा कैरियर लॉन्चर की जो हमारी साइट है इस पे अपना रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करके, अपना रजिस्ट्रेशन कराकर, अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करके उनको जो है आगे हमारी जो क्लास प्लस की जो सॉरी हमारी जो कैरियर लॉन्चर की जो ऐप, कैरियर लॉन्चर की जो वेबसाइट है, दैट इज aspiration.ai। तो उस ऐप पे, उस साइट पर जाकर जो है वो हमारे सारे जो असाइनमेंट्स है, जो हमारी क्लासेस है, उसको एक्सेस कर सकता है। इसी तरह टेलीग्राम का जो हमारा जो ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, उसको भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। डेली बेसिस पे हम जो असाइनमेंट शेयर कर रहे हैं, जो नोट शेयर कर रहे हैं, बच्चों की डाउट सॉल्व कर रहे हैं, उसको भी बच्चा बेनिफिट ले सकता है। नाउ मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ बच्चों। ये हमारा जो है aspiration.ai जो है उसकी प्रॉपर जो साइट का जो है हमने आपको ओवरव्यू कराया है। इसमें बोर्ड की हेल्पलाइन है, एनसीईआरटी बुक्स है, सीबीएसई बेस्ट रिटन आंसर्स है, गेम्स है, बहुत सारी चीजें बच्चों अगर आप देखोगे तो यू विल एंजॉय अलॉट विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज एज वेल एज ऑल्सो लर्निंग विद फन। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ये सारी क्लासेस है जो हमारी प्लान्ड है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट लक्ष्य, जो हम आपको हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की जो है क्लासेस जो है लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। जो क्लासेस आपकी मिस हो गई है वो क्लासेस भी आप लोग जो है रिकॉर्डिंग की फॉर्म में आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हो। नाउ बच्चों बिकॉज टुडे वी आर टीचिंग, दिस इज अ क्लास, तो हमारी क्लास में कुछ रूल्स भी है। रूल्स मेरे लिए भी है, रूल्स आपके लिए भी है, हमारे लिए, सबके लिए रूल्स है, क्योंकि डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन जो है हर चीज के लिए जरूरी होता है। जब आप कोई फॉर्मल काम कर रहे हो तो दिस इज अ फॉर्मल वे। जो हमें, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज की क्लास के थ्रू, आपका चैप्टर जो है 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो 10 आउट ऑफ 10 मुझे आपको दिलाने हैं। प्लस में आपका जो सीबीएसई का अच्छा स्कोर करने का टारगेट है, कॉन्सेप्ट को समझने का है, यही हमारा मेन गोल है और इसी को हमें अचीव करना है आज की क्लास से। तो वी ऑल टुगेदर मेंटेन द डिसिप्लिन, डेकोरम ऑफ द क्लास। आप में से किसी बच्चे के डाउट होते हैं तो आप जो है लाइव चैट में जाके आप अपने चैटिंग टेक्स्ट कर सकते हैं। डाउट मेरे तक आएंगे, डेफिनेटली मैं ड्यूरिंग द क्लास उन डाउट्स को वन बाय वन आपके कंसिडर करूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। अगर किसी बच्चे के डाउट्स रह जाते हैं, नो नीड टू पैनिक, आप लोग जो है टेलीग्राम के ग्रुप में जाके वो टेक्स्ट कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू। और भी फैकल्टीज है, जैसे ही हम लोग देखेंगे आपके डाउट्स को हम एज सुन एज पॉसिबल कंसिडर करके उसको अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट में बच्चों याद रखिएगा, टीचर हो चाहे आपके कुलीग्स हो, सबका डेकोरम बनाए रखना है और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। कोई भी आपको अनवांटेड एक्टिविटीज नहीं करनी है। आगे चलते हैं बच्चों। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि चैप्टर है हमारा डायरेक्टिंग, ऑब्जेक्टिव वही है जो बाकी क्लासेस में रहा है कि जितने भी टाइप से क्वेश्चंस हम सब कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट केस स्टडीज, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, एक एक टॉपिक को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे एक रिकैप्चुलेशन प्रोसेस के थ्रू, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए
when we are going to attempt board exam. नाउ ये भी बच्चों मैं आपको लास्ट 2 क्लासेस के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये सीबीएसई का पेपर सेटिंग का तरीका है। जब सीबीएसई अपना बोर्ड का पेपर डिजाइन करता है, वेटेज ऑफ द कंटेंट है किस बेसिस पर सीबीएसई पेपर सेट करता है। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि जो रिमेम्बरिंग क्वेश्चंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, उनका वेटेज 45% है। अप्लाइंग क्वेश्चंस का, एनालाइजिंग क्वेश्चंस का, जिसमें केस स्टडीज का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, उसका ऑलमोस्ट 45% वेटेज है। तो ये हर क्लास में मैं आपको बता ही देता हूँ। ये भी आप लोगों को अब तो पता ही है, याद ही हो गया होगा। इवन आप लोग प्री बोर्ड भी दे चुके हो, प्रैक्टिस पेपर्स भी कर चुके हो कि 34 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स के 20 आएंगे, 3 मार्क्स के 4 आएंगे, 4 मार्क्स के 6 आएंगे, 6 मार्क्स के 4 आएंगे। 80 मार्क्स का आपका पेपर है, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट आपका हो चुका है, या अभी 1-2 दिन में आपका वो भी कंडक्ट हो जाएगा जो स्कूल्स में। चलिए बच्चों, ये ब्लूप्रिंट मैंने बनाया है अपने अकॉर्डिंग, एंटीसिपेट किया है कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है। मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर का वेटेज ऑन एवरेज 9, 10, 11, ऑलमोस्ट 9 to 10 मार्क्स का वेटेज है बच्चों। ये ब्लूप्रिंट है, अगर 9 मार्क्स का आता है तो मे बी 2 क्वेश्चन जो है 1 मार्क के आ जाए, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का। सिमिलरली अगर 9 मार्क्स का आता है 2 क्वेश्चन 1 मार्क के, 3 का, 1 4 का, लाइक दैट। इस तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है। अगर 11 मार्क्स का आता है तो 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का। बहुत बार देखा गया है पास्ट 15 ईयर्स का, अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊं, डायरेक्टिंग के चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन सर्टेनली आता है। तो देयर इज अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी कि क्योंकि हैवी वेटेड चैप्टर है, तो हैवी वेटेड में से भी 6 मार्क्स के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। पढ़ने तो सारे ही है, बट इस चैप्टर को थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसाइज करना है। रीजन, कंटेंट भी ज्यादा है, थोड़ा डेप्थ नॉलेज है, एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स थोड़ा डिफिकल्ट है, और वेटेज भी ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर आप और चैप्टर्स को 1:1 का रेशियो दे रहे हो, तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर को मेरे अकॉर्डिंग 2:1 का रेशियो देना चाहिए। गॉट इट? चलिए, तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों इसका एवरेज वेटेज है 9 to 10 मार्क्स। कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये बच्चों आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है एज पर सीबीएसई कि क्या क्या टॉपिक्स आपके कवर है। डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट्स आपका सिलेबस में है, इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट। एक आपको एनसीईआरटी में मोटिवेशन का ना प्रोसेस दिया हुआ है, वो सीबीएसई ने मेंशन नहीं करा है, यू मे स्किप दैट। मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, लीडरशिप कॉन्सेप्ट, स्टाइल्स, ऑथो टाइप्स ऑफ लीडरशिप आपको पता है, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसोस्फेयर। कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड द लास्ट वन बच्चों, हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। ये अभी 2 साल से ये टॉपिक हटा हुआ था सीबीएसई में बिकॉज ऑफ कोविड-19। ये कम बैक करके आ रहा है, कम बैक। तो ऐसी कोई इंडियन क्रिकेट टीम में होता है ना, कोई प्लेयर काफी टाइम तक बाहर रहता है टीम से, और जब वो कम बैक करता है तो वो सेंचुरी मारता है। तो मेरा ये मानना है कि ये टॉपिक सेंचुरी मारेगा। मतलब आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। मेरा परसेप्शन है दिस टॉपिक में कम इन योर बोर्ड एग्जाम दिस टाइम। तो इसको जो कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है, इसको 100/100% इसको आपको कंट्रीब्यूट अपना देना है, कंट्रीब्यूशन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कवर करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ ये टॉपिक बच्चों मैंने आपको हाईलाइट करे हुए, क्या क्या सिलेबस में नहीं है। क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर है ही नहीं सिलेबस में, यू मे स्किप। पेज नंबर भी मैंने आपको मेंशन करे हुए। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, प्रोसेस, मोटिवेशन, ये सब चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी ये सारी चीजें स्किप कर सकते हो। इनके ऊपर आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों, क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो समहाउ जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके मिस हो जाएंगे। तो आप लोगों को याद रखना है बच्चों, जो चीजें नहीं है सिलेबस में, नॉलेज के लिए बेशक पढ़ना, जरूर पढ़ना, बट आफ्टर एग्जाम पढ़ लेना, बिकॉज अभी टाइम बहुत कम है। तो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उन्हीं को पढ़ना। अब बच्चों अगर आप देख पा रहे हो तो एक मैंने आपको यहाँ पे एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन शो करी है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि ये आपके पेपर में नहीं आने वाला, आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि एक सोल्जर है मिस्टर एक्स और एक सोल्जर है मिस्टर वाई। ये दोनों किसी वॉर में जो है दोनों गए हुए हैं। तो आपने देखा होगा ये लीड कर रहा है और ये साइड में इनको कवर कर रहा है। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि ये आप हो, ये मिस्टर एक्स जो है ये आप हो, और आपको जो आपका कुलीग जो कवर कर रहा है उसका नेम है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बच्चों आपको कवर दे रहा है, मतलब आपको हेल्प कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, शील्ड कर रहा है। किससे शील्ड कर रहा है? आपके एनिमी से। एनिमी कौन है बच्चों? एनिमी है, कौन है? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट केस स्टडीज। तो अगर आपने एनसीईआरटी को साथ में रखा हुआ है तो एनसीईआरटी विल गिव यू द कवर, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए। तो एनसीईआरटी के साथ दोस्ती बनाए रखना फायदे का सौदा है, टोटली 1% भी नुकसान नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं बच्चों। ये टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस है।
वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट 2 क्लासेस आल्सो कि किस किस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल टाइप, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, सीक्वेंस, फैक्ट बेस्ड, मैचिंग बेस्ड, असर्शन बेस्ड। हालांकि असर्शन बेस्ड का सैंपल पेपर में नहीं है, स्टिल आई एम कवरिंग शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर्स, दीज आर द कवरेज ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद मैंने बच्चों आज की क्लास को 2 पार्ट में बांटा है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट पार्ट ए के अंदर बच्चों जो है हमने क्वेश्चंस रखे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो ये जो आपको दिख रहा होगा बच्चों, मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चंस रखे हैं, 15 क्वेश्चंस एक रखे हैं मैंने पार्ट ए के अंदर, और 5 क्वेश्चंस रखे हैं बच्चों मैंने पार्ट बी के अंदर। तो जो पार्ट ए के अंदर मैंने 15 क्वेश्चंस रखे हैं वो मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में से लिए, एनसीईआरटी की बुक में से लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए और इस सिंक्रोनाइजेशन वे में लिए, जिससे कि आपके पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स रिकैप्चुलेट हो जाए। और जो पार्ट बी में बच्चों मैंने 5 क्वेश्चंस रखे आप लोगों के, वो 5 क्वेश्चंस के अंदर हम जो है आप सेल्फ अटेम्प्टेशन करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। तो वो 5 क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। ऊपर आपके लिए मैंने की मंत्रा भी दिया है कि ये 15 क्वेश्चंस है, इन 15 क्वेश्चनों पे आप पूरा जस्ट मिनट बच्चों। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस है आप लोगों को। जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या है बच्चों, ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस है आपके, 1 मार्क के है, 1 मार्क के फिर ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं, सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड भी होते हैं, 3 मार्क्स के 50 to 75 वर्ड्स के होते हैं, 4 मार्क्स के 150 वर्ड्स के होते हैं, 6 मार्क्स के 200 वर्ड्स के होते हैं। ठीक है जी बच्चों, अब पार्ट ए पे चलते हो। मैंने बताया कि मैंने पूरे चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 15 क्वेश्चंस है, पार्ट बी में 5 क्वेश्चंस है। 15 क्वेश्चंस आई विल डिस्कस थोरली, 5 क्वेश्चंस यू विल गिव मी द आंसर, लेटर ऑन आई विल गेट बैक टू यू। क्योंकि वो पार्ट बी जो है वो आपका सेल्फ अटेम्प्टेशन है, सेल्फ प्रैक्टिस है, तो उसके बेस पे आपको अटेम्प्ट करना है बच्चों। पार्ट ए में जो हमारे क्वेश्चन है, फर्स्ट 10 क्वेश्चन मैंने 1 मार्क के लिए, देन 11 to 15 क्वेश्चन 3, 4, 6 मार्क्स के लिए। तो 1 बाय 1 बच्चों हम ये करते हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 2 तरह के इंसेंटिव्स होते हैं। इवन डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं। याद है बच्चों डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स होते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? टेक्स्ट करिए में अगर आपको याद हो तो। डायरेक्टिंग के बच्चों 4 एलिमेंट्स होते हैं। वन फर्स्ट वन इज व्हाट, सुपरविजन, देन देयर आफ्टर लीडरशिप, मोटिवेशन एंड फाइनली व्हाट बच्चों, कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं। सुपरविजन, सुपरविजन का बेसिक मीनिंग क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा अगर मैं आपसे डिस्कस करूं। सुपरवाइज करना, अगर बोले तो एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर जो वर्कर्स के ऊपर होता है। एक लीडर जो सबॉर्डिनेट्स के ऊपर है, वो ऊपर से अपने सबॉर्डिनेट्स को लुक आफ्टर कर रहा है, वो देख रहा है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं तो उनको गाइड कर रहा है, उनसे कोई गलतियां हो रही है उनको इंप्रोवाइज करने के लिए एक डायरेक्शन दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइजिंग। लीडर वो होता है, लीडरशिप और सुपरवाइजर में फर्क होता है। एनसीईआरटी में लाइन कोट हुई भी है बच्चों, लीडरशिप में एक लीडर होता है, वो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियरल चेंज लाने के लिए, अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करता है उनमें बिहेवियरल चेंज लाने के लिए। ये वर्ड अगर आ जाता है की लाइन कि बिहेवियरल चेंज, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, इट कम्स अंडर लीडरशिप। और मोटिवेशन क्या होता है बच्चों, मोटिवेशन के अंदर एक बात होती है, अभी आएगा आगे मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा। अभी मोटिवेशन होता है कि किसी को पुशअप करना, बूस्ट अप करना, स्टिमुलेट करना। जैसे गाड़ी है ना, कार होती है, कार का जो क्या कि कार कैसे भागती है, घेर से नहीं भागती। कार घेर के साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है, एक्सीलेटर दबाना पड़ता है, रेस का जो है आपको दबाना पड़ता है, तब जाके कार भागना शुरू होती है। तो ऐसे ही बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय से काम कराना है तो आपको भी पुशअप करना पड़ेगा, आपको भी एक्सीलेटर का जो है दबाना पड़ेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। इसी तरह का मतलब इंफॉर्मेशन का शेयरिंग। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों को। अगर आपको डायरेक्टिंग करना है, काम को देखना है काम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टाफिंग में आपने स्टाफ को रख लिया, ऑर्गेनाइजिंग में पूरा स्ट्रक्चर बना लिया, प्लानिंग में प्लान आउट कर लिया, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। उसके बाद आती काम कराना, काम को देखना, काम नहीं हो रहा है तो कैसे कराओगे, कैसे और बढ़िया कराओगे, एम्प्लॉइज पैसिव है तो उनसे काम कैसे लोगे, और साथ में इंफॉर्मेशन का शेयरिंग कैसे होगा 2 वेज में। ये सारी चीजें जो कॉन्टेस्ट में आती है बच्चों, डायरेक्टिंग में आती है। डायरेक्टिंग की डेफिनेशन याद ना हो, नो नीड टू पैनिक। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स याद कर लो, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर आपको ये चारों एलिमेंट्स याद है, इनका बेसिक मीनिंग याद है। सुपरविजन का मीनिंग क्या बताया बच्चों, ऊपर से देखना, ओवरव्यू करना कि काम हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा तो गाइड करना, जिससे कि वर्कर्स हेजिटेट ना करे, दे विल एंजॉय डूइंग द वर्क।
लीडरशिप इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, लीडरशिप में पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव भी है। लीडर पॉजिटिव भी कई बार बोलेगा, उसको काम लेना है, और यदि एम्प्लॉय नहीं सुधरेगा तो लीडर थोड़ा नेगेटिव भी रिमार्क्स रख सकता है। पर फिलहाल हम पे नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहे। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने एम्प्लॉय से काम लेना चाहता है, उसे पता है कि हाउ टू गेट द वर्क डन। अगर काम लेना जान जाए, उसे पता हो काम कैसे लेना है और काम करा के दिखा दे, द पर्सन इज कॉल्ड इफेक्टिव लीडर, गुड लीडर। तो इसी से एक टॉपिक था जो हट गया आपके सिलेबस में से, कई बार बोर्ड में आया भी है, क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। बहुत आसान होता था, फिलहाल हट गया है, इसे करना मत, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन पे आते हैं वापस। अब आप कहोगे सर आपने एलिमेंट्स क्यों पढ़ाए, इसके पीछे एक लॉजिक है। ये जो इंसेंटिव वर्ड आता है ना, इंसेंटिव्स का मीनिंग क्या है? इंसेंटिव्स का मतलब बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का बात, किस एलिमेंट के अंदर बेनिफिट की बात होगी, सोचो बच्चों। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है मोटिवेशन, मोटिवेट करना है, इन्फ्लुएंस कर, मोटिवेट का मतलब स्टिमुलेट करना है, उनको मोटिवेट करना है कि तुम काम कर सको, स्टिमुलेट करना है, एक्सेलरेट करना है। कि अगर पैसिव है, वर्कर्स के अंदर बिल्कुल भी काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, विलिंग पावर नहीं है, तो कैसे उनको इंड्यूस करे, मोटिवेट करे। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को दो तरह के इंसेंटिव देती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब क्या आता है बच्चों, जो पैसा, फाइनेंशियल मतलब पैसा, रोकड़ा। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट्स दे रहा है कैश में कि तुम्हारी सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो हम कैश में इतने और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे हैं बियॉन्ड योर सैलरी, ये सब चीजें किसमें आती है बच्चों? ये सारी चीजें आती है आपकी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दे रहा है, जॉब से रिलेटेड उसको अच्छा प्रोफाइल दे रहा है, एक अच्छा पोस्ट दे रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ जॉब दे रहा है, जॉब एनरिचमेंट दे रहा है, स्टेटस दे रहा है, तो ये सब बच्चों नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आते हैं। तो आप मेरा आंसर समझ गए होंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है। आई एम गेटिंग बैक माय क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव बताने आपको 4 ऑप्शन गिवन है, जिसमें से एक फाइनेंशियल है और 3 नॉन फाइनेंशियल है। जो पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट इज फाइनेंशियल, विच कांट बी, दैट इज नॉन फाइनेंशियल। वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। तो वन बाय वन देखते हैं बच्चों। मैं रिवर्स में लेता हूं, डी ऑप्शन जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी में क्या आता है? स्टेबिलिटी ऑफ जॉब, यू कैन नॉट कन्वर्ट द स्टेबिलिटी इन रुपीज, दैट्स व्हाई इट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जॉब एनरिचमेंट, आपका जॉब का प्रोफाइल बढ़ा दिया, जॉब करने, जॉब में जो आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब था वो काम बढ़ा दिया, दिस इज कॉल्ड जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट भी बच्चों नॉन फाइनेंशियल में ही आता है। देयर आफ्टर स्टेटस, स्टेटस ऑफ द जॉब, आपका सीईओ वाला पोस्ट है, सीएफओ वाला पोस्ट है, टॉप मैनेजमेंट का पोस्ट है, एक स्कूल में आप प्रिंसिपल हो, एक कॉलेज में आप प्रिंसिपल हो, एक कंपनी के आप डायरेक्टर हो, ये स्टेटस है। ठीक है, जहाँ स्टेटस होगा, डेजिग्नेशन बड़ा होगा, डेफिनेटली आपका सैलरी ज्यादा होगा, पर स्टेटस से सैलरी नहीं है। किसी जगह स्टेटस होता है, कई बड़ी बड़ी एनजीओ होती है और स्टेटस होता है टॉप लेवल का, मे बी दे पीपल कॉन्ट्रीब्यूट, दे आर गेटिंग इवन जीरो सैलरी। जैसे आपने देखा होगा ना, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े बड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके नियर बाय में कोई टेम्पल है, तो टेम्पल में आपको पता होगा प्रधान जी होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, तो उनको सैलरी थोड़ी मिलती है, पर स्टेटस होता है कि देखो जी ये इस फलाना टेम्पल के कौन है, ट्रस्टी है, या इस फलाना टेम्पल के ये प्रेसिडेंट है, प्रधान जी है, तो दैट इज व्हाट स्टेटस। दैट्स व्हाई स्टेटस कम आल्सो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। देयर आफ्टर बच्चों लास्ट में क्या होता है, परक्विजिट्स। परक्विजिट्स क्या होता है, अब ये तो कंफर्म हो गया, ये तीनों नीचे वाले क्या है, नॉन फाइनेंशियल। तो बच्चों पहले वाला क्या होगा, फाइनेंशियल होगा, एक तो आंसर होगा। फिलहाल परक्विजिट्स क्या होता है, परक्विजिट्स को बच्चों हायर क्लासेस में भी आप लोग पढ़ोगे बाय द नेम ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। व्हाट आई एम कॉलिंग फ्रिंज, फ्रिंज बेनिफिट्स। अगर स्पेल आउट करूं मैं, FRINDG, फ्रिंज बेनिफिट्स। ये वो बेनिफिट्स होते हैं जो आपको काइंड्स के रूप में मिलते हैं, काइंड्स। ये आप बच्चों इकोनॉमिक्स में भी आप लोगों ने नेशनल इनकम में पढ़ा होगा, इन कंप्यूटेशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसमें पेड इन कैश, पेड इन काइंड्स होता है ना। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है काइंड्स में, रहने के लिए घर दे रहा है, आने जाने के लिए गाड़ी दे रहा है, नौकर दे रहा है, ड्राइवर दे रहा है, मेड दे रहा है, गार्डनर दे रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज दे रहा है, दे कम अंडर व्हाट, परक्विजिट्स। एंड द आंसर इज फाइनली बच्चों ऑप्शन ए, दैट इज व्हाट, परक्विजिट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको शॉर्ट में चैप्टर्स के कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करा दिए। नाउ वी कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाऊंगा बच्चों, रीजन क्योंकि हमें मैनेज भी करना है। देखिए, कृष्णा द एक्स चेयरमैन, किसी बच्चे को आंसर आता हो जिसने पहले से तैयारी कर रखी हो,
तो प्लीज डोंट हेजिटेट, आप आंसर कर सकते हैं, डोंट वेट कि मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। तो वी विल बी हैप्पी कि भाई बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा द एक्स चेयरमैन ऑफ द्वारकाधीश लिमिटेड build up his successor before retiring. Following are the norms following norms set up by himself, he handed over the reins of the company to the co-founder Miss Radha. कृष्णा जी रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने जाते जाते अपना जो सारा पोस्ट है किसको दे दिया, मिस राधा को, जो को फाउंडर है। हु हैड द पोटेंशियल, इस लाइन को पढ़िए बच्चों, यही की लाइन है इस क्वेश्चन की। हु हैड द पोटेंशियल टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। राधा जी के पास पोटेंशियल है चेंज लाने का इन बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के बिहेवियर में चेंज लाने का पोटेंशियल है मिस राधा में। नेम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच वाज रीजन व्हाई मिस्टर कृष्णा चूज मिस राधा बी हिज सक्सेसर। चार ऑप्शन है, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, स्टाफिंग। तो मिस्टर कृष्णा ने मिस राधा को अपना डेजिग्नेशन दिया है, चूज किया है, सेलेक्ट किया है। रीजन क्या है, क्योंकि मिस राधा में ये क्वालिटी है कि वो दूसरों के बिहेवियर में चेंज ला पाए। ये लाइन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। लीडरशिप, बिहेवियरल चेंज की बात होगी, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर की बात होगी, तो ये 100% किस में आएगा, लीडरशिप। एक अच्छा लीडर ऐसे मोदी जी है। मोदी जी जब 2014 में आए थे, तो जो उनकी पार्टी थी, क्योंकि मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ तो मैं आई एम नॉट नेमिंग द पार्टी, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहा हूँ। बीएसटी पूरा रियल लाइफ थ्योरी है। तो मोदी जी ने क्या करा था, पूरी अपनी पार्टी के अंदर जान डाल दी थी। जिस पार्टी को इतने सालों से कभी वो पॉलिटिक्स मतलब सेंटर में नहीं आई, ये बहुत रेयरेस्ट केस में आई है, देखिए वो पार्टी अब तक रिटेन कर रही है, क्योंकि उसके जो लीडर है वो गुड लीडर है, पार्टी में अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपना जितना भी नीचे स्टाफ है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। द आंसर इज लीडरशिप। तो एक अच्छा लीडर होता है तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और इजिली अपने टारगेट भी अचीव करती है। तो फाइनली बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, द आंसर इज ऑलवेज लीडरशिप। गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, हेल्पिंग, ये तीन वर्ड आ जाए बच्चों, आंसर इज सुपरविजन। ओवरसीइंग, गाइडिंग, हेल्पिंग, ये सब सुपरविजन में आता है। स्टिमुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, पुशअप करना, एक्सेलरेट करना, मोटिवेशन। और इंफॉर्मेशन को इधर से उधर पहुंचाना, फ्री फ्लो में पहुंचाना, दैट इज कम्युनिकेशन। चलिए वी मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन बच्चों। आइडेंटिफाई द प्रोसेस विच बिगिन विद द साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड डेफिशिएंसी विच ट्रिगर। अगर आप बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे एक वर्ड आया है ट्रिगर द बिहेवियर, दोबारा वर्ड आ रहा है ट्रिगर, ट्रिगर दबाने की बात हो रही है। अब बच्चे कहते हैं सर आपने तो अभी बताया था चेंज द बिहेवियर। ट्रिगर द बिहेवियर और ड्राइव दैट इज एम एट गोल और इंसेंटिव। यहाँ पे इंसेंटिसाइजेशन की बात हो रही है। देखो ट्रिगर दबाने का मतलब क्या होता है कि गन है, जब तक गन का वो बटन नहीं दबाओगे ना, लॉक नहीं खोलोगे, पुश नहीं करोगे ऐसे, तब तक जो गन में से जो बुलेट है वो बाहर जाएगी नहीं। तो अगर गन में से बुलेट बाहर निकालनी है, ठीक है जी, तो आपको ट्रिगर दबाना पड़ेगा। तो जब भी ट्रिगर वर्ड आ जाए तो याद रखना बच्चों, हमारा आंसर मोटिवेशन होगा। ट्रिगर का मतलब है स्टिमुलेट, ट्रिगर का मतलब है इंसेंटिसाइज करना, ऐसी कोई जादू की झप्पी देना अपने एम्प्लॉइज को जिससे एम्प्लॉइज एकदम से मोटिवेट हो जाए, इंड्यूस हो जाए। और वो एक हमारी मूवी आई थी ना, हाउस द जोश, पूरी मूवी, तो वो फीलिंग डेवलप करना कि जो हमारे आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं बॉर्डर पे जाके अपनी कंट्री के लिए, भारत माँ के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। रीजन, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन देना है यहाँ पर ट्रिगर, वो ट्रिगर होगा तो सर्टेनली इट विल वर्क। तो यहाँ पे बिहेवियर पे मैं कंफ्यूज मत होना, ट्रिगर पे यहाँ पे फोकस। ट्रिगर इन्फ्लुएंस नहीं है, ट्रिगर मतलब पुश करना, दैट इज व्हाई द आंसर इज मोटिवेशन। अब बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक है, ये अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे और अभी आपको पता लग जाएगा इस क्वेश्चन का क्या यूनिफिकेशन है। ये क्वेश्चन आई थिंक अभी किसी भी बुक में नहीं है इस पैटर्न पे, जिस पैटर्न में मैंने सेट किया 12th लेवल पर। बट ये क्वेश्चन मैंने हायर क्लासेस से जो है पैटर्न वाइज चुराया है। चुराने का मतलब है वहां से आइडिया लिया। कभी आप कहोगे सर ने चुराया है, एक मैं फन के लिए आपको बोल रहा हूँ, आई हैव कॉपीड द आइडिया हायर क्लासेस से। और उस आइडिया में देखो यहाँ पर केवल क्या फर्क है, क्वेश्चन सेम है पर यहाँ पे जो वेराइटी है ना, देखो मैंने यहाँ पे एक साइन का यूज करा है, दिस इज ग्रेटर देन साइन। ये साइन आप देखोगे, मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने अभी तक किसी भी बुक में नहीं देखा 12th लेवल पर। अब इस साइन का क्या रेलेवेंस है, क्योंकि ये सीए लेवल पर यूज हो रहा है,
हायर क्लासेस में यूज हो रहा है। बहुत सारी चीजें टॉप टू बॉटम कॉपी होती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो सीए में जब सीपीटी होता था वहां पर आते थे और देखा जाता था 2-3 साल बाद 12th के बोर्ड एग्जाम में भी कॉपी हो जाते थे। तो आप याद रखना क्वेश्चन कभी टॉप टू बॉटम भी चले जाते हैं और बॉटम टू टॉप भी चले जाते हैं। 12th लेवल के क्वेश्चन आईएएस लेवल में भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो साइन ये हायर देन का यूज हो रहा है इसका रेलेवेंस क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि जो मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की है, आपको याद होगा मैस्लो की 5 नीड्स है, वो हायरार्की है, पहले ये, देयर आफ्टर दिस, देयर आफ्टर दिस, देयर आफ्टर दिस, देयर आफ्टर दिस, एक एक करके वो हमारी नीड पूरी होगी। उसको हमें ऑर्डर में लिखना है। ठीक है जी। ये 5 टाइप्स की नीड है। पहला सिक्योरिटी नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, एफ्लेशन नीड्स, एस्टीम नीड्स। वन बाय वन हमें सारी नीड्स लेनी है बच्चों। ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सी नीड आएगी फिर कौन सी नीड आएगी। बट ये ग्रेटर देन का साइन क्या है? ग्रेटर देन का साइन का मतलब है, मान लो ए ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ए को पहले एम्फसाइज करना है। ए का वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स ए विल बी हेल्ड फर्स्ट, देयर आफ्टर बी। ए इज अ स्टेप 1, बी इज अ स्टेप 2, इन दिस ऑर्डर आपको आंसर फाइंड आउट करना है ऑप्शंस में। तो आजकल पहले देखो यही आंसर, यही क्वेश्चन ऐसे आता था बोर्ड के पेपर में या हायर क्लासेस में, सीयूटी में भी हमने देखा है। ऑप्शन ऐसे दिए होते थे, 12, सेकेंड, फिफ्थ, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। पर इसमें एक नई इनोवेशन देखी है मैंने अभी जो आने लगी है हायर क्लासेस में, मे बी आपको कभी कॉपी ना हो जाए, क्योंकि हर बार हर चीज कुछ ना कुछ नई होती है। इनोवेशन का मीनिंग ही यही होता है। तो ग्रेटर देन से कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रेटर देन का कई बच्चे कहते हैं सर बाद में, ऐसा नहीं है। ग्रेटर देन का मतलब एम्फसाइज, इस स्टेप को हम पहले एम्फसाइज कर रहे हैं, इसका अकरेंस पहले होगा, देयर आफ्टर उसका होगा। तो मेरी आपको बात समझ में आ गई होगी। आपको याद होगा बच्चों मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की। आप चाहते हो तो मैं रिकैप करा देता हूँ, तो आंसर अभी बाद में देखेंगे। ये देखिए चार्ट बना हुआ है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में प्रॉपर चार्ट दिया हुआ है। अगर आप सीक्वेंसिंग बेस्ड क्वेश्चन की बात करोगे तो चार्ट में ये भी आ सकता है सीक्वेंस बेस में, ये भी आ सकता है ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल से, और मैस्लो नीड तो आ ही सकता है। तो याद रखना बच्चों, इनमें से कोई भी चार्ट आपका यूज हो सकता है सीक्वेंस बेस में, तो प्रॉपर करके चलना, इसको एस्केप मत करना। फिलहाल मैस्लो नीड पे मैं फोकस करता हूँ। आपने बच्चों पुराने जमाने में एक मूवी सुनी होगी, आप तो इस जमाने के बच्चे हो, न्यू जनरेशन के, बट पुराने जमाने की एक फेमस मूवी है रोटी कपड़ा और मकान। तो जब एक आदमी की इस नीड को पूरा किया जाता है, रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी मिनिमम नीड्स है, ये हमारी बेसिक नीड्स है। तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो सबसे पहले एक आदमी क्या चाहता है व्हेन अ पर्सन टेक्स बर्थ, कि मुझे रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए, मेरा बेसिक पूरा हो जाए। दैट इज व्हाई इट इज अ फर्स्ट नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लो, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद उसको सोसाइटी में सिक्योरिटी चाहिए, कि मेरा कोई खाना ना छीन ले, मेरा कोई घर ना खींच ले, मेरा कोई कपड़ा ना खींच ले, मुझे सेफ्टी चाहिए सोसाइटी में, मैं आराम से अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकूं। दैट इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। उसके बाद उसको सोसाइटी में बिलोंगिंगनेस चाहिए, उसके जो नेबरहुड में लोग रहते हैं, उसके फ्रेंड्स बने, आना जाना हो, रिलेटिव्स हो, बर्थडे पे आना हो, किसी अच्छे इवेंट पे जाना हो, किसी की हेल्प करनी हो, दैट इज व्हाई एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स। उसके बाद बच्चों आती है एस्टीम नीड्स। बिलोंगिंग नीड्स के बाद एस्टीम, कि ये मेरा टारगेट है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब होता है बच्चों कि ये मेरी पूरी लाइफ का टारगेट है, कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में ये बनना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है कि धरती पर आखिरी सांस लेने से पहले मैं ये काम करके ही जाऊं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो अंतर आत्मा से मैं बनना चाहता हूँ, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जिसके लिए मैं हूं, जिसके लिए मैं होना चाहता हूँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये ऑर्डर में है, पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी, देन एफ्लेशन, देन एस्टीम, एंड फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इस ऑर्डर में मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की सस्टेन होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डेप्थ में इसलिए बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो पूरा क्लियर करूंगा, डोंट वरी, आपका सारा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। तो बच्चों इसको लर्न करने के लिए मैंने एक शॉर्ट की भी बनाई हुई है आप लोगों की हेल्प करने के लिए, आई होप आपको अच्छी लगेगी। इसके लिए एक की बनाई हुई है, प्लीज CAES। थोड़ा टेक्निकल टर्म है, पहले मैं इस टेक्निकलिटी को कवर कर देता हूँ, फिर मैं इसको और सिंप्लीफाई भी कर पाऊंगा, देखते हैं। प्लीज सी, प्लीज का P, सी देखना, सी का S, और AES बच्चों मिलिट्री में यूज होती है, कंप्यूटर में जो हमारे सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वहां पे यूज होती है बहुत ज्यादा एडवांस में। दैट इज व्हाट एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। तो जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, इंक्रिप्शन होती है, आपको पता होगा इंक्रिप्शन क्या होती है, कोडिंग होती है, तो उसके लिए एडवांस जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं,
देयर इज अ की टर्म इन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नॉलेज, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। तो अगर आपको याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं आपको एक और की बताऊंगा। फिलहाल ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं। पी फॉर फिजियोलॉजिकल, एस फॉर सेफ्टी, ए फॉर एफ्लेशन, ई फॉर एस्टीम एंड फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अगर आपको याद नहीं हो रहा डोंट वरी, एक और है मेरे पास ऑप्शन, दैट इज सी, एस ई ए। इसको मैंने अपोजिट कर दिया है, ये एस पहले आ गया, ए लास्ट में चला गया। प्लीज सी सी, समुंदर की तरफ देखिए। ठीक है जी, गोवा में घूम रहे हो, गोवा वाले बीच पे एक गाना है ना टोनी कक्कड़ जी का, तो समुंदर की तरफ देखना है, प्लीज सी सी। तो ये सी में तीनों लेटर कैपिटल है, तीनों काम के, बस जब लिखेंगे ये बाद में आ जाएगा, ए पहले आ जाएगा, इतना आपको याद रखना है। प्लीज सी सी, इन दिस ऑर्डर यू कैन लर्न कि कौन सी नीड पहले आएगी, कौन सी नीड बाद में आएगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पहली नीड कौन सी है बच्चों, फिजियोलॉजिकल। सेकंड, अब तो याद हो गया होगा आपको आई होप। सेकंड इज व्हाट, सिक्योरिटी नीड्स, affiliation needs, esteem needs and finally self actualization needs, and the answer is C। अगर आप ऑर्डर देखोगे, सेकंड पहले है, फर्स्ट बाद में, फोर्थ थर्ड, फिफ्थ फोर्थ एंड थर्ड लास्ट। थर्ड कौन सा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इसी का अपोजिट साइन में देखो, मैंने आपको एक और ऑप्शन दे रखा है, लास्ट वाला, अगर आप ऑब्जर्व कर सको, सॉरी बी पार्ट, अगर आप बी पार्ट ऑब्जर्व कर सको, बी इसका अपोजिट है, साइन अपोजिट है। तो साइन से कंफ्यूज मत होना, ग्रेटर देन जहां पर है, ए ग्रेटर देन की कम, ए ग्रेटर देन बी का मीनिंग है ए पहले होगा, बी का अक्रेंस बाद में होगा, लाइक दैट। चलिए बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला टॉपिक भी बच्चों देखो आप मोटिवेशन के ऊपर है, क्योंकि इस चैप्टर में मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, और लास्ट ऑप्शन है आपका कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है और उसको कैसे ओवरकम करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करते हैं। फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, मोटिवेशन। दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, या दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1, motivation helps to identify and satisfy the needs of human resource in organization, thereby helps in improving their performance। मोटिवेशन हेल्प करता है, किस वे में हेल्प करता है, एनसीईआरटी लाइन है बच्चों, एनसीईआरटी को थोरली पढ़ोगे, एक एक को हाईलाइट करिए, मार्क करिए, तभी याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी लाइंस है, बहुत सारे कीवर्ड्स है। तो मोटिवेशन हेल्प कर रहा है, किसको हेल्प कर रहा है, एक इंस्टीट्यूशन को हेल्प कर रहा है, क्या, टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए और सेटिस्फाई करने के लिए, द नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एक अच्छा बॉस, एक अच्छा सीईओ, एक अच्छा एम्प्लॉयर, सुपीरियर कौन होता है, जो अपने सबॉर्डिनेट की नीड्स को पहचाने, उसे समझ में आए सबॉर्डिनेट मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, उसे सैलरी चाहिए, सैलरी के साथ और क्या चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ जॉब चाहिए, क्या चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट जो एक एम्प्लॉय को देना जरूरी है। जब तक आप वो एम्प्लॉय को नहीं दोगे, वो एम्प्लॉय सस्टेन नहीं करेगा। बेशक आज वो आपकी कंपनी ज्वाइन कर लेगा, बट लेटर ऑन ही और शी विल क्विट। तो अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को बनाए रखना है, एम्प्लॉयज टर्नओवर एक टर्म होती है बच्चों, आपने सुना होगा, देयर इज अ टर्म व्हाट, एम्प्लॉयज टर्नओवर। एम्प्लॉयज टर्नओवर पता है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क का, व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयज टर्नओवर, कि अगर एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं, तो हाउ मेनी एम्प्लॉयज और वर्कर्स लीव द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयज टर्नओवर, कि कितना टर्नओवर हो गया, कितने चेंज हो गए, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयज टर्नओवर। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो ये समझने की बात जरूरी है कि व्हाई द एम्प्लॉयज आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कंपनियों का बहुत बड़ा टाइम और इवन मनी स्पेंड होता है अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग में, उनकी डेवलपमेंट में। और यदि एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो एक्सपीरियंस्ड है, वो अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के पिलर्स हिल जाते हैं बच्चों, एक अच्छा खासा अर्थक्वेक आ जाता है। देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके अच्छे अच्छे टॉप मैनेजमेंट के लोग छोड़ के जाने की वजह से कंपनियां ही डिसकंटिन्यू हो गई। पास में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो बाद में कभी टाइम होगा तो मैं आपको डिस्कस करूंगा। फिलहाल बच्चों, पहला आंसर जो स्टेटमेंट 1 है वो मुझे करेक्ट लग रहा है। नाउ स्टेटमेंट 2, motivation helps the manager to introduce change smoothly without much resistance from the people। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ चेंज लाना चाहती है, जैसे मोदी जी कोई चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में, तो आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन, भाई और बहनों, याद है डायलॉग,
शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता था, अभी भी लगता होगा, ठीक है जी। 8 नवंबर 2016 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है पब्लिक मीटिंग करी थी, न्यूज के थ्रू, सारे न्यूज चैनल्स के थ्रू, मीडिया चैनल्स के थ्रू, उन्होंने डायरेक्ट इंटरेक्शन किया था होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से कि हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको कठिनाइयां होगी, उन्होंने हिंदी में पूरा भाषण दिया था, पूरी स्पीच साफ बोला था कि कठिनाइयां होगी, आने वाले 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट फिर भी आपको साथ देना है क्योंकि हमारी कंट्री के लिए जरूरी है। हमें ब्लैक मनी को खत्म करना है, काउंटरफिटेड नोट को वाइंड अप करना है, करप्शन को वाइंड अप करना है, टेररिज्म को खत्म करना है, इसलिए हमें डिमोनेटाइजेशन करना पड़ेगा। तो करने से पहले मोदी जी ने कॉन्फिडेंस में लिया, समझ गए जी, और कॉन्फिडेंस में हुआ, लोग इंड्यूस हो गए, मोटिवेट हो गए, और इसको हम क्या बोलेंगे, यस, मोटिवेशन हेल्प्स अ मैनेजर टू ब्रिंग चेंजेस, टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली। क्योंकि अगर आप अच्छे से मोटिवेट करोगे तो वही उरी मूवी वाला डायलॉग होगा, हाउ द जूश। तो बच्चों मेरे अकॉर्डिंग बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर इज सी। आई होप क्लियर हो गया होगा, याद रखिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कॉलम 1 ऑफ द फॉलोइंग टेबल एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग आर गिवन। हमें डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स गिवन है। इन कॉलम नंबर 2 वी आर देयर रिस्पेक्टिव मीनिंग्स आर गिवन। तो ये जो कॉलम नंबर 1 में डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स है जो मैंने डिस्कस करे और ये उनके मीनिंग है। अब ये मेरा पढ़ाने वाला क्वेश्चन नहीं है बच्चों, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में किस एलिमेंट का क्या मीनिंग है। प्लीज इसे अटेम्प्ट करिए, आप चेक करिए कि आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, यानी वही कीवर्ड यूज हो रहे हैं जो मैंने बिफोर द क्लास इन द इवन फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड फाइनली कम्युनिकेशन। तो डिस्कस करिए बच्चों। चलिए, होपिंग कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, बट स्टिल चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। सुपरविजन के अंदर पहले वर्ड पढ़ते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, जो पहला आ रहा है व्हाट, पहले में क्या आ रहा है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन। स्टिमुलेटिंग वर्ड आ रहा है, कभी भी स्टिमुलेटिंग वर्ड आता है, आंख मीच के आंसर आपका क्या आएगा बच्चों, आंसर इज व्हाट, मोटिवेशन। उसके बाद बच्चों सेकंड में आ रहा है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात हो रही है बच्चों, व्हाट, कम्युनिकेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, गाइडिंग वर्ड आ रहा है, गाइड करना है, इंस्ट्रक्ट करना है, हेल्प करना है, आंसर इज सुपरविजन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, की वर्ड बच्चों, इन्फ्लुएंस करना, प्रभाव डालना, बिहेवियरल चेंज लाना, आंसर इज लीडरशिप। चेंज लाने के लिए जो स्टिमुलस चाहिए, एक आपको फोर्स चाहिए, पुशअप चाहिए, वो मोटिवेशन। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर इज फर्स्ट, फर्स्ट का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, ठीक है जी, लाइक दैट। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। Identify the wrong statement related to directing as being one of the function of the management process in the organization। ठीक है जी, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढिए डायरेक्टिंग से रिलेटेड, डायरेक्टिंग का मीनिंग, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस, डायरेक्टिंग के फीचर्स। अगर ये तीन चीजें आपको आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। तो जो पहला हमारे सिलेबस का कंटेंट है, मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, मीनिंग डायरेक्टिंग का वही जो एलिमेंट्स है उनका मीनिंग याद कर लो, उससे आप इंटीग्रेट करो मीनिंग, तो आपका आंसर आ जाएगा मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो ये सब चीजें ओवरव्यू कर लो, इट बिकम्स इजी। तो पहला आ रहा है, डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये जो लाइन है डायरेक्टिंग का मीनिंग ही दे रखा है, इंस्ट्रक्टिंग देना, गाइडिंग करना, काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना, लीडिंग करना, सारे वही वर्ड आ रहे हैं जो उसके एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, करेक्ट। डायरेक्टिंग में क्या क्या नहीं आता बच्चों, अगर आप लोग समझ पाओ, डायरेक्टिंग में स्टाफिंग नहीं आता, डायरेक्टिंग में कंट्रोलिंग नहीं आता, डायरेक्टिंग में प्लानिंग नहीं आता, ऑर्गेनाइजिंग नहीं आता, सोचने वाला काम डायरेक्टिंग में नहीं आता, स्ट्रक्चर बनाने वाला काम डायरेक्टिंग में नहीं आता, स्टाफ को रखने वाला काम डायरेक्टिंग में नहीं आता, काम हुआ या नहीं चेक करना और ये पता लगाना काम क्यों नहीं हुआ, वो डायरेक्टिंग में नहीं आता क्योंकि वो कंट्रोलिंग है। तो सारे फंक्शंस क्लियर होंगे तो बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है अकॉर्डिंग टू मी। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसको अभी पॉज करते हैं, थर्ड पे चलते हैं। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, जब एक्शन की बारी आ रही है, लास्ट टाइम ऑर्गेनाइजिंग में भी मैंने बोला था, ठीक है, एक्शन, एक्शन काम होना शुरू होता है, दैट मीन्स डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग से ही एक्शन स्टार्ट होता है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच ए वे
every individual efforts contribute to the organizational performance, subordination of individual interest into group interest. तो अच्छा लीडर होगा, अच्छा सुपरवाइजर होगा, उसका यही तो काम है कि अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे, प्रॉपर कम्युनिकेट करे, अपनी बात समझाए, उनकी बात समझे और सबॉर्डिनेट करे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कॉमन इंटरेस्ट में कन्वर्ट करे. दैट्स व्हाई इट इज व्हाट डायरेक्टिंग. और लास्ट है बच्चों सेकंड, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. डायरेक्टिंग का मतलब है देखना ऊपर से. तो क्या सुबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को देखेगा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को देखेगा? तो फाइनली आपको आंसर क्लियर हो गया होगा. तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है बच्चों? सेकंड वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो फाइनली आपका आंसर क्या आया? आंसर इज बी, दैट इज सेकंड ओनली. अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, असर्शन बेस्ड है, सीबीएसई सैंपल पेपर में नहीं है, बट सेफ्टी साइड के लिए आ गया तो पहले से हमारा माइंड प्लान्ड हो, एटलीस्ट हम 2, 3, 4 असर्शन बेस करके जाए हर चैप्टर में से, इससे माइंड को कोई प्रॉब्लम ना हो अगर सरप्राइज एलिमेंट बोर्ड में आ जाता है तो. अब ये भी देखिए मोटिवेशन से रिलेटेड है बच्चों. मोटिवेशन हेल्प्स टू रिटेन टैलेंटेड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप मोटिवेशन कर रहे हो तो जो टैलेंटेड पीपल एक्सपीरियंस्ड है, दे विल नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन. अभी समझाया भी था. तो असर्शन तो ठीक लग रही है बच्चों, वो वाली अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे भी काम आ रही है. क्यों? अब रीजन पढ़ते हैं. इफ द मैनेजर आइडेंटिफाई मोटिवेशनल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज, एक अच्छा मैनेजर वो है जो अपने एम्प्लॉइज की आइडेंटिफाई करे कि किससे वो मोटिवेट होगा. अब जैसे मैंने एक एग्जांपल अपनी लाइफ में देखा है, बहुत लोग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, किसके लिए करते हैं? लगभग सबकी नीड क्या होती है बच्चों? यही होता है, ये व्हाट इज दिस, पैसा. पर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो पैसे के लिए ज्वाइन नहीं करते. ठीक है, उनके घर में अर्निंग पर्सपेक्ट्स कोई और है. जैसे मैंने एक स्कूल में देखा था, व्हेन आई वाज टीचिंग इन अ स्कूल, कि हमारी कुलीग थी, सीनियर मोस्ट सीनियर टीचर थी केमिस्ट्री की. तो वो मुझे बताती थी, मिस्टर अरहंत, मेरे जो हस्बैंड है, मतलब उन मैम के जो हस्बैंड है, कि वो तो उनका सैलरी तो 3-4 लाख पर मंथ का है, उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया सेटल्ड है. मैंने कहा मैम फिर आपको आने की क्या जरूरत है, इवन आपके लैक्स में भी प्रॉब्लम है, तो आप इतना पेन क्यों ले रहे हो? जब आपके हस्बैंड अगर 3-4 लाख मंथ अर्न कर रहे हैं, बच्चे वेल सेटल्ड है, तो वाई यू आर कमिंग, और रोज आते हो जाते हो इतना पेनी कर रहे हो, पूरा जाना पड़ता है, 3 फ्लोर आपको स्टेयर्स को चढ़ना पड़ता है. उन्होंने कहा रियन, मैं बचपन में जब स्कूल जाती थी ना, तो मेरा एक सपना था, सपना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, व्हाट इट, कि मेरे को प्रिंसिपल बनना है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जिस स्कूल में मैं पढ़ा रही हूँ या किसी भी स्कूल में मैं एज अ प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ. तो उस वजह से मैं पढ़ा रही हूँ, नहीं तो मुझे कोई पढ़ाने का शौक नहीं है. मतलब पढ़ाने इन द सेंस कि मैं सैलरी के लिए पढ़ाने नहीं आ रही हूँ, मैं केवल प्रिंसिपल बनना चाहती हूँ. ये मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो यही बात यहाँ पे समझने की बात हो रही है कि एक अच्छा एम्प्लॉय कौन सा होता है बच्चों, एक अच्छा एम्प्लॉयर कौन सा होता है जो अपने एम्प्लॉयज की नीड को पहचान पाए. तो मैंने खुद ऑब्जर्व करा, दो आई हैव लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन, बट लेटर ऑन दैट टीचर, chemistry teacher, has become the vice principal, and in the last stage of her retirement she has also become the principal. And after retirement the management has given the extension for 3, 4, 5 months कि ये मैम अभी थोड़े टाइम के लिए प्रिंसिपल बनी, 1-2 महीना हुआ है, इन्हें कम से कम 6 महीने प्रिंसिपल बन के रिटायर करो, बिकॉज शी इज गुड एनफ टू डिसिप्लिन, टू मेक द डिसिप्लिन द स्कूल, टू हैव गुड एडमिनिस्ट्रेशन. तो उन मैनेजमेंट को, जो मैनेजमेंट ने उन मैडम को पूरा सेटिस्फाई किया. दिस इज व्हाट मोटिवेशन. तो मोटिवेशन जो होता है ना, वो मैडम बहुत हार्ड एफर्ट्स ओरिएंटेड पर्सन थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करती थी स्कूल के लिए. रीजन, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं अच्छा काम करूंगी तो मेरा एम्प्लॉयर मेरी नीड पहचानेगा और उसको सेटिस्फाई करेगा. तो उन्होंने उस स्कूल को मोर देन 10 ईयर्स स्पेंड करे. रीजन, यही आपका केस स्टडी है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, एंड रीजन इज गुड एनफ बीइंग द रीजन ऑफ दिस असर्शन. तो आपका ऑप्शन जो आएगा बच्चों ए आएगा. क्लियर रहेगा एग्जांपल से? चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इजी है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है बच्चों. इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है? अब देखिए ये जो प्रेजेंटेशन है इसके अकॉर्डिंग इसके आंसर ना कई सारे हो सकते हैं. ठीक है जी, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है. आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड टू वन ऑफ द एलिमेंट. तो एलिमेंट लिख लेते हैं, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन. पहले डायमेंशन लिख लो ना कि आपका डायमेंशन थिंकिंग टैंक क्या है, या तो सुपरविजन होगा आंसर, या लीडरशिप होगा, या मोटिवेशन होगा, या कम्युनिकेशन होगा. अब सुपरविजन में तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि सुपरविजन ना बच्चों फैक्ट्री फ्लोर पे होता है, शॉप फ्लोर पे होता है. एक सुपरवाइजर है, वो देख रहा है काम कर रहे नहीं कर रहे.
यहाँ तो ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कोई मीटिंग शीटिंग चल रही है, लाइक दैट, देखते हैं। तो सुपरविजन तो मुझे कम चांस लग रहा है। लीडरशिप का मतलब इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेशन का मतलब इंसेंटिसाइज करना। तो ऐसा भी कुछ नहीं मेंशन हो रहा कि उनको इंसेंटिव दे रहा हो कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी, तुम्हारी पोस्ट को मैंने एक्सपेंड कर दिया, तुम्हारा प्रमोशन कर दिया, लाइक दैट। तो मोटिवेशन पे भी मेरी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट निल है। तो मेरा आंसर या तो लीडरशिप में होगा या कम्युनिकेशन में होगा। पर पेपर सेटर ने या जिन्होंने भी ये क्वेश्चन बनाया, दैट मीन्स मी, कि आपको हिंट दिया गया है। This element of directing helps in getting work done, task completion on time, goals achieved at minimum cost by indicating interpersonal relationship. ये लाइन बड़ी काम की है, इंडिकेटिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात आ जाएगी तो याद रखना बच्चों, लीडरशिप आंसर आएगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इंडिकेट करना। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम से बनाकर रखता है, टीम को समझता है और अपने आप को भी समझाता है कि मैं क्या हूं, मुझे क्या चाहिए तुमसे। एक अच्छा लीडर वही है जो अपने सबॉर्डिनेट को समझा पाए कि व्हाट आई एक्सपेक्ट, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। जब तक आप वो नहीं समझाओगे तब तक सबॉर्डिनेट उसको आपकी परसेप्शन, आपकी नीड के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। दैट इज कम अंडर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर इज व्हाट? लीडरशिप। ये भी की टर्म है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आई फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आई फॉर इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, दोनों में आई आ रहा है और आंसर क्या आ रहा है? लीडरशिप। लीडरशिप को अगर एल, क्योंकि लीडरशिप का पहला लेटर क्या? एल। एल को अगर आप स्मॉल कैप में उसमें लिखते हो लेटर में तो कैसे लिखोगे? ऐसे ही दिखेगा ना, आई की फॉर्म में। तो लीडरशिप को ऐसे याद कर सकते हो, एल, एल से बना आई, आई फॉर इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, आई फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इस तरह से माइंड मैपिंग आप कर सकते हो। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आरव हैज इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी रिलेटेड टू द बिजनेस टू असेंबल सेल्फ कंप्यूटर। आरव ने कंपनी बनाई है जो बिजनेस उसका असेंबल करने का है, बेचने का है, कंप्यूटर एंड रिलेटेड पार्ट्स। उसने एक प्रेमिसेस हायर करी नियर नेहरू प्लेस इन न्यू दिल्ली वेयर ही असेंबल वेरियस कंपोनेंट्स टू मेक कंप्यूटर, सप्लाइज देम एज पर द ऑर्डर। मुनीर जो मिस्टर आरव का एचआर मैनेजर है, याद है बच्चों एचआर? एचआर फुल फॉर्म human resource manager, has hired adequate number of staff for performing the assigned tasks. He is instructing, guiding, counseling, motivating, leading the people in the organization to achieve its objective. These functions are performed by all other managers at all time. The characteristics of directing. अब डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, फीचर्स बताने। फीचर्स मैनेजमेंट के भी आपको याद होने चाहिए। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि एम फॉर मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के 5 बच्चे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इवन छठा बच्चा भी है कोऑर्डिनेशन। 6 के 6 बच्चे जो मैनेजमेंट के हैं ना बच्चों, तो जो फीचर मदर के है वही फीचर बच्चों के। तो मैं एम फॉर मदर, एम फॉर मैनेजमेंट होता है ना, बच्चों की शक्ल अपने पेरेंट्स से मिलती है। तो फीचर्स मतलब भाई शक्ल, आपके जो हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, कहते हैं बच्चों की आंखें अपने फादर से मिलती है, ठीक है जी। फेस का रिकॉग्निशन अपने पेरेंट मदर से मिलता है, लाइक दैट। तो ऐसे ही मैनेजमेंट का जो फेस है, और वही फेस किसके का है? प्लानिंग का है, ऑर्गेनाइजिंग का है, स्टाफिंग का है, डायरेक्टिंग का है। तो फीचर्स आता है तो बाय 1 गेट 5-6 फ्री है। किसी के भी फीचर प्रॉपर लर्न कर लो, 4-5 फीचर सबके सेम है। दैट इज गोल ओरिएंटेड, दैट इज फ्यूचरिस्ट, दैट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड ऑल परवेसिव। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो बच्चों कि जो मिस्टर आरव है, इन्होंने मिस्टर मुनीर को रखा है। मिस्टर मुनीर जो है वो अपना काम कर रहे हैं। दिस फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स एट ऑल द टाइम। अगर आप ये लाइन का मीनिंग देख सको कि जो मैनेजमेंट का काम है या डायरेक्टिंग का काम है, ये हर मैनेजर कर रहा है और हर टाइम पर कर रहा है। दैट्स व्हाई आंसर क्या आएगा? डायरेक्टिंग इज परवेसिव। यही क्वेश्चन मैनेजमेंट में भी फिट हो सकता है, प्लानिंग में भी हो सकता है, स्टाफिंग में भी हो सकता है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा, केस स्टडी बन जाएगा आपका। तो जब ऑल द डिपार्टमेंट्स एट ऑल द लेवल्स एट ऑल द टाइम, ये की लाइन लिखी हो, आंसर इज ऑलवेज व्हाट? ऑल परवेसिव। बार बार किया जाएगा ये काम, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। टारगेट अचीव हो रहा है इसको करके, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, लाइक दैट। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। डायरेक्टिंग इज परवेसिव। नेक्स्ट है बच्चों तुम्हारे 10 क्वेश्चन जो 1 मार्कर से हमने कंप्लीट कर लिए।
जो मुझे एलैबोरेट वे में आपको एक्सप्लेन करने थे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, शॉर्ट कम लॉन्ग क्वेश्चन 3, 4, 6 मार्क्स। नाउ द 11th क्वेश्चन बच्चों, लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशन विद द फॉलोअर्स and motivate them to contribute towards achieving organizational objectives. In the light of this statement, explain any two style of leadership. स्टेटमेंट कुछ भी थी, आखिरी में जाके आपका काम आसान हो गया। इसे ना हम अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस कहते हैं, इसे हम रिमेम्बरिंग भी कह सकते हैं, पर रिमेम्बरिंग का न्यू अदर स्टेप है अंडरस्टैंडिंग। पूरा क्वेश्चन समझ के अटेम्प्ट करना। और लास्ट में उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा हुआ है, क्या कोई भी दो स्टाइल एक्सप्लेन कर दो। आपको पता होना चाहिए 3 स्टाइल है बच्चों, याद है? एक स्टाइल का नाम ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसर-फेयर। ऑटोक्रेटिक का जब एग्जांपल देना हो तो किसका एग्जांपल दोगे? पाकिस्तान तो फिलहाल अभी डेमोक्रेटिक है, पर पाकिस्तान में आपको पता होना चाहिए बच्चों, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी तो वहाँ की जो आर्मी है, मिलिट्री है, पूरी कंट्री को टेक ओवर कर लेती है। तो मिस्टर मुशर्रफ होते थे, वो कौन थे? वो आर्मी के हेड थे। उन्होंने पूरी कंट्री को टेक ओवर कर लिया था, गवर्नमेंट को हटा दिया था, खुद प्रेसिडेंट बन गए थे काफी टाइम तक। वाजपेयी जी के टाइम की बात है, 2002 2005 के आसपास की। ठीक है जी। एक कंट्री अभी भी ऐसी है जो यहाँ पर बहुत सूट करती है ऑटोक्रेटिक में, द आंसर इज नॉर्थ कोरिया। तो वहां पे एक नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, उनके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, जो वो कह देते हैं वो सही है। ऑटोक्रेटिक, ऑर्डर देना, और तुम्हारा काम है उसको फॉलो करना। ठीक है जी। अगर तुमने ना कहा तो वो तुम्हें बाय बाय कर देंगे। ठीक है जी। ये ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक। कि लीडर अपने रूल्स बनाता है, ही डजंट अलाउ द सबऑर्डिनेट्स टू पार्टिसिपेट, दैट इज व्हाट ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक होती है इंडिया। आपको पता है डेमोक्रेसी का मीनिंग, इसमें हम लोग अपनी सरकार चुनते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, हम लोग इलेक्ट करते हैं, पावर डिसेंट्रलाइज हुई है, गवर्नमेंट जो भी काम करती है हमसे पूछ के करती है। एक एग्जांपल आपको लेटेस्ट दे देता हूँ, हो सकता है ये एग्जांपल शायद आपके बोर्ड में ना आ जाए, कि अभी रिसेंटली 2021 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, द नेम ऑफ दैट पॉलिसी नैप, अगर आप लोगों ने सुना हो, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021। आपको पता होगा बच्चों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन के लिए। पर गवर्नमेंट ने क्या ये पॉलिसी बना के एकदम से इम्प्लीमेंट कर दी? नहीं। इट हैज बीन स्टार्टेड नियर बाय 2018-19। और जब ये स्टार्ट हुई थी, न्यूज़पेपर में ऐड आए थे, मैंने प्रॉपर ऐड पढ़ा था। आई वाज टीचिंग इन अ स्कूल, तो स्कूल में मैं फ्री पीरियड में वो ऐड पढ़ रहा था। वी हैव अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन दिस पॉलिसी एट दैट टाइम ऑल्सो, तो मुझे अच्छे से याद है। तो उसमें लिखा था जितने भी स्टेक होल्डर्स है, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, एजुकेशनलिस्ट, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स, जिसको भी लगता है कि हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए कंट्री की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नियर बाय 45 डेज के लिए सजेशंस कॉल किए थे। और सजेशन किसने कॉल करे थे? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसने सारे सजेशंस कॉल किए थे, हमने सजेशंस दिए, या मेरे जैसे लोगों ने सजेशन दिए। बाद में गवर्नमेंट ने सजेशंस को पढ़ा, उसमें से जो गवर्नमेंट को सही लगे, एप्लीकेबिलिटी जिनकी फिजिबल थी कि जो अप्लाई हो सकते हैं, कंट्री की सूटेबिलिटी है, उन सजेशंस को अडॉप्ट किया। उसके बेस पे एक पॉलिसी मेकिंग बनाई, और पॉलिसी मेकिंग बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। दैट इज व्हाट डेमोक्रेटिक। आई होप क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेगी, आप लोगों को पार्टिसिपेट करा के लेगी, आप लोगों से पूछ के लेगी। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक। और लास्ट है बच्चों लेसर फेयर। लेसर फेयर में कंट्रोल पावर नहीं होती, कंट्रोल मतलब करने की जरूरत ही नहीं होती, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि गवर्नमेंट कह रही है कि सब बराबर है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई आम पब्लिक नहीं है, सब बराबर है, हम सब एट पार होके चलेंगे, कंट्री की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, सब बराबर है, कोई बॉस नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई सबॉर्डिनेट नहीं है। अगर कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी तो बहुत लीस्ट चांस में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, लीस्ट ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है कि हमें डोमिनेट होना पड़ेगा। अदरवाइज हमें कोई डिसीजन खुद नहीं लेना है, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी पता है। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बच्चों लेसर-फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप। आई होप क्लियर हो गया होगा। यही तीनों आपके आंसर है, ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का दूसरा नाम क्या है बच्चों? पार्टिसिपेटिव। लेसर-फेयर फ्री रेंज, सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, सब अपना अपना काम करो, ठीक है, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, किसी को एक्स्ट्रा करना है करो, क्योंकि सबके लिए कंट्री इक्वल है, एट पार। ऐसे सिस्टम को बोलेंगे लेसर-फेयर। तो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टाइल फॉलो होते हैं तो हर सिस्टम का अलग अलग है। जहां आपको लगता है कि भाई बहुत डोमिनेशन होना चाहिए, वर्कर्स काम नहीं करते, डंडे के जोर पे काम कराना है, ऑटोक्रेटिक। जहां आपको लगता है कि वर्कर्स का रोल साथ में रखना है,
उनका पार्टिसिपेशन चाहिए, उनकी सजेशंस चाहिए, डेमोक्रेटिक, जहां आपको लगता है कि वर्कर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है, समझदार है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना काम अपने आप कर सकते हैं, दैट इज लेसेस फेयर पॉलिसी, लाइक दैट। अगला है बच्चों, दीपिका इज अ सुपरवाइजर एट पठान। अब देखो मजे की बात है, यहाँ दीपिका भी है और पठान भी है। आजकल ये दोनों ही बड़े पॉपुलर नेम है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिलहाल मैं अपने क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ। दीपिका जी सुपरवाइजर है, वुमेन एम्पावरमेंट है। तो मैडम जो है पठान ब्रेड एंड बिस्किट कंपनी में सुपरवाइजर है। फैक्ट्री डेली कितना प्रोड्यूस करती है बच्चों? 50,000 पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड बिस्किट। एज ए रिजल्ट दीपिका, अब कुछ हिंट आ रहा है, काम की बात आ रही है, दीपिका इंश्योर कर रही है वर्क गोज स्मूथली, देयर इज नो इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन। शी इज अ गुड लीडर हु गिव्स ऑर्डर ओनली आफ्टर कंसल्टिंग हर सबॉर्डिनेट्स। देखिए क्या लिखा है, वो कह रहे काम अच्छे से चल रहा है और मैं जो भी काम करती हूँ अपने सबॉर्डिनेट से पूछ के करती हूँ, उनको नजरअंदाज नहीं करती हूँ, नेग्लेक्ट नहीं करती हूँ। आई होप आप क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। लीडरशिप का स्टाइल पूछ रहे हैं, ठीक है जी। और आंसर क्या आएगा? थोप नहीं रही अपनी बात, सबको फ्रीडम भी नहीं दे रही बहुत ज्यादा, कर खुद रही है, डिसीजन खुद ले रही है पर वर्कर से पूछ के, कंसल्ट करके, जैसे मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई। दिस इज व्हाट डेमोक्रेटिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जिसमें सबॉर्डिनेट्स का पार्टिसिपेशन है, जिसमें उनके ऊपर थोपा नहीं जा रहा, मोर कंट्रोल बाय यूजिंग फोर्स विद इन द ग्रुप। दिस इज व्हाट डेमोक्रेटिक। अगले पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन है आपका। 13 क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉजिटिव, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव aspect of the type of communication which arise out of need of employees to exchange their views। एम्प्लॉइज आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं अपने व्यूज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज को फोर्सफुली नहीं कहती तुम दोनों साथ बैठो और अपने दिल की निकालो, तेरे दिल में क्या चल रहा है तेरे दिमाग में निकालो, तू उसको सुना। एक पुराने जमाने का गाना याद आ गया, तुम मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं, अपनी डैश डैश डैश। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में गाना बनाऊं लिरिक्स, तुम मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी पर्सनल कहानी, ठीक है जी। तो ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं कहती, ये एम्प्लॉय खुद, जब एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होती है, लोगों को लगता है कि ये मेरे कंपैटिबल है, मेरे को मैच खाता है, तो उसके साथ बैठता है फ्री टाइम में, लंच टाइम में या किसी और टाइम में, उसके साथ बातें हो रही है, पर्सनल बातें हो रही है, दो बातें वो अपनी घर की बता रहा है, दो बातें वो। तो आंसर क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और इसको समझने के लिए हमने ऑर्गेनाइजिंग में भी एक टॉपिक पढ़ा था बच्चों, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसी से लिंक अप है टॉपिक। तो इसके दो पॉजिटिव बताने, दो नेगेटिव बताने। पॉजिटिव क्या है? बहुत इजी है। पॉजिटिव में क्या है कि इनफॉर्मल में ना न्यूज आग की तरह फैलती है, रैपिडली रैपिडली फैलती है, ठीक है जी। तो कई बार न्यूज का रैपिडली फैलना भी बड़ा अच्छा होता है, ठीक है जी। रैपिडली फैलने का मतलब क्या होता है? भाई किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो गई, बात बाहर आई, बाहर आते थे पूरी गली में पता लग गई। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, किसी ने टेक्स्ट कर दिया ग्रुप के अंदर सोसाइटी की, फलाना घर में जी आग लग गई, तो लोगों ने खुद पार्टिसिपेट करा, खुद बाहर निकल गए, खुद आग बुझाने लग गए, तो सबका कंट्रीब्यूशन साथ हो गया। तो आपने देखा ऐसा होता भी है बहुत जगह, पॉजिटिव वे में भी होता है और किसी की हेल्प करने पे भी होता है। दिस इज व्हाट इनफॉर्मल, ठीक है जी। तो न्यूज का जो फ्लो होता है वो स्पीड अप होता है। तो कोई भी न्यूज अगर आपको स्पीडली फ्लो करनी हो, उसमें इनफॉर्मल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आर यूज्ड बाय द मैनेजर टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एज टू नो द रिएक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट। अगर मैनेजर को लगता है मैंने कोई काम किया है, कोई स्टेप लिया है, कोई मैंने नया डिसीजन मेकिंग किया है, पता नहीं एम्प्लॉइज को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मैनेजर जो होता है ना, बॉस, थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है। वो लंच टाइम में या फ्री टाइम में उनसे मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें करेगा बियॉन्ड द फॉर्मल एनवायरमेंट, ये समझने के लिए कि एम्प्लॉइज कंफर्ट जोन में है या नहीं। तो जेन्युइन फीडबैक जो मिलता है ना एम्प्लॉइज का, इनफॉर्मल में ही मिलता है, जब एम्प्लॉय पर्सनल होता है। तो ये कहने का मतलब है, तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से उनका फीडबैक जानना चाहता है, उनकी प्रॉब्लम समझना चाहता है, ग्रीवेंसेस समझना चाहता है, तो वो इनफॉर्मल की हेल्प लेता है। ये तो बच्चों एडवांटेज हो गई, और एम्प्लॉय के लिए भी इजी होता है अपनी प्रॉब्लम शेयर करना। नेक्स्ट नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या है? क्योंकि इनफॉर्मल में न्यूज बहुत स्पीड अप होती है, बहुत तेजी से फैलती है, तो र्यूमर्स भी फैलते हैं, र्यूमर्स फैल जाते हैं तो बहुत पैनिक हो जाता है, ठीक है जी। बहुत बार ऐसा हुआ है, फलाना जगह जी दंगे हो रहे हैं, रॉयट्स हो रहे हैं, तो पूरे न्यूज में फैल गया, हो कुछ भी नहीं रहा पर फैल गया। फलाना एयरलाइन में जी क्या है, बॉम्ब है, एक एयरलाइन में बॉम्ब की न्यूज आई है, सब में फैल गई जी, और पूरे न्यूज में आ जाती है। और वो है नहीं है बॉम्ब ये भी नहीं पता, और नहीं है तो गवर्नमेंट शाम होते होते क्लैरिफाई हो पाता है कि वो, क्योंकि न्यूज बहुत फैल गई है।
तो ऐसी न्यूज बहुत आती है बच्चों जो र्यूमर्स की तरह काम करती है, जिसके पीछे इफ एंड बट्स होते हैं, तो उसकी जेन्युइनिटी को चेक करना बहुत मुश्किल होता है, उस न्यूज को किसने स्प्रेड किया, ओरिजिनेटर। तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए इनफॉर्मल जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इसका एक नेगेटिव एक्सपेक्ट है कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई गलत बात बोल दी, जैसे स्कूल में कोई टीचर अपने आप छोड़ के जाता है, बच्चे फैला देते हैं, स्कूल में टीचर को निकाल दिया। जिस बच्चे की मैडम से नहीं बनती होगी ना या टीचर से, जैसे मैं बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, मैं अपने टाइम में रिसर्च में भी बच्चों को स्कूल में पढ़ा देता था, अगर बच्चे पढ़ने वाले। पर पूरी क्लास में एक दो बच्चे तो ऐसे होते हैं ना जो नहीं पढ़ना चाहते या कम पढ़ना चाहते हैं, तो जब मैं स्कूल छोड़ता था तो बच्चे कहते थे सर को स्कूल वालों ने निकाल दिया, सर को निकाल दिया, सर को निकाल दिया। निकला अपने आप, छोड़ा अपने आप है, बट निकाल दी। तो ऐसा होता है बच्चों। तो सोसाइटी में जो र्यूमर्स फैलते हैं वो ऐसे ही फैलते हैं। दिस इज व्हाट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नेगेटिव एक्सपेक्ट। आई होप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग मेंशन बिलो। कंगना मैनेजर, एक कंगना है जो मैनेजर है, ठीक है जी। कंगना जी कौन है? मैनेजर है बच्चों। मैनेजर का क्या काम है आपको पता ही है, हु इज द मैनेजर? कंगना। कंगना जी आपने सुना होगा, बॉलीवुड सिनेमा में भी कंगना जी है, तो यहाँ पे वही कंगना जी यूज हो रही है, ठीक है। नाम कंगना है पर बॉलीवुड वाली कंगना जी नहीं है, दिल पे मत लेना। कंगना मैनेजर हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन देयर बिहेवियर। अब ये तो आपको क्लियर हो गया, बिहेवियरल चेंज ला रहा है, आंसर क्या आएगा? लीडरशिप आएगा। वरुण मैनेजर है, डायरेक्टर है, डिक्लेयर शेयर इन द प्रॉफिट। वरुण क्या है? अपना प्रॉफिट का हिस्सा शेयर कर रहा है अपने एम्प्लॉइज के साथ, तो क्या है? इंसेंटिव दे रहा है। दिस इज व्हाट मोटिवेशन। तो दोनों आपको आइडेंटिफाई करने एलिमेंट, पहला लीडरशिप इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, बच्चों व्हाट? मोटिवेशन, बिकॉज ही इज शेयरिंग द प्रॉफिट, दैट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो कोई इंसेंटिव आ जाएगा तो मोटिवेशन आंसर है। स्टिमुलेटिंग आ जाएगा, मोटिवेशन है। साइकोलॉजिकल नीड को समझना है, उसके अकॉर्डिंग परस्यू करना है, मोटिवेशन आ जाएगा। इन्फ्लुएंसिंग द करना है, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर करना है, लीडरशिप आ जाएगा। गाइडिंग करना है, इंस्ट्रक्टिंग करना है, सुपरवाइजिंग आ जाएगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को सस्टेन करना है, लीडरशिप आ जाएगा। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचानी है, कम्युनिकेशन आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। 2 मार्क्स से आपके, अगर हम एक बार और देखें, 2 मार्क्स से आपके किस चीज के? 2 मार्क्स लीडरशिप के थे, 2 मार्क्स मोटिवेशन के थे, 1 मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन, मे बी हाफ मार्क। और कई बार सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम होती है हाई डायनामिक होती है, कई बार 1+1 होता है, कई बार हाफ प्लस 1.5 होता है। हाफ मार्क फॉर रिकॉग्निशन, 1.5 मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन। अब ये आपको कैसे पता लगेगा? बाइफर्केशन बोर्ड में नहीं आता है, 4 मार्क्स लिखा होगा, तो आप मान के चलना हाफ मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन है एंड 1.5 मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन 1.5 मार्क्स के पर्सपेक्टिव पे लेकर आना, क्योंकि मार्किंग स्कीम बाद में बनती है, पहले नहीं बनती। तो सेफर प्ले क्या है कि आप मान के चलो, आइडेंटिफाई करना है, एक वर्ड लिखना है हाफ मार्क, और एक्सप्लेन करना है 2 3 4 5 लाइन तो मिनिमम लिखनी है, दैट इज 1.5 मार्क। आई होप क्लियर हो गया हो बच्चों। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। ऐश्वर्या इज वर्किंग इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ भरोसा लिमिटेड। मिस ऐश्वर्या है, कंपनी का नाम है भरोसा लॉक लिमिटेड। भरोसा लॉक जो ताला होता है ना, ताले के कंपनी का नाम भी क्या? भरोसा, भरोसे से खरीदो। और कंपनी में कौन काम कर रहा है? ऐश्वर्या जी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। हर मदर इज नॉट वेल, उनकी मदर जो है बीमार है, नॉट वेल। टू अटेंड टू हर शी वांटेड टू टेक लीव फॉर 1 वीक। वो 1 वीक की छुट्टी लेना चाहती है अपनी मदर को लुक आफ्टर करने के लिए। फॉर दिस शी वेंट टू सीनियर अकाउंटेंट मिस्टर अभिषेक। ऐश्वर्या, अभिषेक, ये भी बॉलीवुड के फेमस नेम है, आपको पता ही है। डिस्कस हर प्रॉब्लम, उसने अपनी सारी प्रॉब्लम अभिषेक से डिस्कस करी कि मेरी मदर बीमार है सर, आप मुझे छुट्टी दे दो। अब मिस्टर अभिषेक ने क्या किया? वो पार्ट ऑफ कंसर्न है। यहाँ पर आपको फोकस करना है, केस स्टडी यहाँ से बनना शुरू हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अटेम्प्टिंग द आंसर। एट दैट टाइम अभिषेक वाज साइमल्टेनियसली चेकिंग द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। जब ये अभिषेक काम कर रहा था लैपटॉप पे, मैनी टाइम्स मेरे साथ होता है, घर जाता हूँ ना, केवल लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, कंपनी ने दिया हुआ है काम, या कोई अपना काम कर रहा हूँ, और बच्चे आते, पापा ये कर दो, मैं सुनता ही नहीं उनकी बात। यहाँ ध्यान दूं तो उनकी बात गलत हो जाएगी, उन पे ध्यान दूं तो ये गलत हो जाएगा, बॉस डांट मारेगा। दोनों पे ध्यान दिया नहीं जा सकता साइमल्टेनियसली। वही काम मिस्टर अभिषेक के साथ हुआ है, और उस चक्कर में जो भाभी जी है ना, ऐश्वर्या जी, वो नाराज हो गई। ठीक है जी, सॉरी, यहाँ पर तो ऐश्वर्या जी एम्प्लॉई है, दिल पे मत लेना।
मुझे वो मिस्टर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन जी याद आ गए। चलो बच्चों वापस चलते। सिंस his mind was preoccupied in some work, he did not listen. He did not listen. ऐश्वर्या टेंटेटिवली, ये येलो मैंने हाईलाइट किए हुए येलो से, ठीक है जी, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं साइमल्टेनियसली दोनों काम कर रहे हैं। प्री ऑक्यूपाइड है, एनसीईआरटी वर्ड है। अटेंटेटिवली उसने प्रॉपर अटेंड नहीं करा, उनकी बातों को नहीं समझा। ऐश्वर्या डिसअपॉइंट हो गई अभिषेक के बिहेवियर से। आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कौन सा बैरियर है। याद है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिमेंटिक बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो यहाँ पर बच्चे जो आंसर आएगा क्या आएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। और एक्सप्लेन एनी 3 बैरियर्स ऑफ द सेम टाइप। तो जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है उसके अंदर ही जो 3 टाइप्स है, क्योंकि टाइप्स है बहुत सारी, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर में लैक ऑफ अटेंशन, अटेंशन ही नहीं दिया। ऐश्वर्या जी क्या बोल रही है, अभिषेक भैया लगे हुए बैलेंस शीट चेक करने में, इतने में ऐश्वर्या जी को बुरा लग गया। ठीक है जी, तो वो आंसर आ गया लैक ऑफ अटेंशन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार नहीं 2 बार नहीं, मैं कहता हूँ 5 बार पढ़ो कम से कम। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत कंफ्यूजन होती है बोर्ड में बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट वे में प्रॉपर नोट्स बनाओ। सिमेंटिक में क्या क्या है, एक चार्ट बना लो, अपने घर के डोर पे लगा दो, कोई अगर वॉल पे कोई अगर आपका ऑप्शन है, कोई नोटिस बोर्ड है उस पे लगा दो। कोई भी चीज में यूज करो बट टिप्स पे करो। एक पीयर फ्रेंड बना लो, उससे कहो कि यार तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं। कौन कौन से बैरियर्स होते हैं डेली डिस्कस करो जब तक प्रॉपरली याद ना हो जाए। बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत बच्चे मार्क्स लूज करते हैं बच्चों, याद रखना। अब आते हैं इसी पर, तो साइकोलॉजिकल बैरियर से बच्चों आंसर क्या है, लैक ऑफ अटेंशन। बाकी अदर्स क्या है, प्री मेच्योर इवोल्यूशन। प्री मेच्योर, किसी की बात बिना सुने पहले ही अजम्पशन लगा लो, हाँ हाँ ठीक है चलो चलो जाओ। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, सुनने में आता है जी नेताजी पे गए अपनी समस्या लेके, जो एरिया की थी लोकेलिटी की, नेताजी ने पूरी बात सुनी नहीं, कह दिया अच्छा अच्छा ठीक हो जाएगा जाओ जाओ जाओ। तो अब नेताजी ने बात ही नहीं सुनी, प्रॉब्लम ही नहीं सुनी, तो उसका सोल्यूशन क्या देंगे। दैट इज व्हाट प्री मेच्योर इवोल्यूशन। नेक्स्ट, लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन। जब कम्युनिकेशन का फ्लो हो रहा था, कम्युनिकेट बहुत लंबा प्रोसेस है, या कम्युनिकेट करने का तरीका गलत है, या बीच में मीडिएशन है, तो कम्युनिकेशन ही गलत हो गया। ठीक है जी, या जिस बंदे ने रिटेन करा, जैसे ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने डी को बताया, तो ए ने जो बी को बताया था, बी ने उतनी सारी बातों को रिटेन ही नहीं करा जितना ए ने बताया था। तो बताया कुछ पहुंचा कुछ। दिस इज व्हाट लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। आप एनर्जी में भी पढ़ते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर है ना बच्चों बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ट्रांसमिशन लॉस, कि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उतना घरों तक नहीं पहुंचती, उसके बीच में हमारी कंट्री की एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लॉस है, वहाँ एनर्जी ट्रांसमिशन लॉस है या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन लॉस है। दैट इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल, कि आदमी कहता कुछ है समझता कुछ है। लास्ट है बच्चों डिस्ट्रस्ट, कि मान लो मैं और एक्स, मान लो मैं एक्स हूँ, सामने वाला वाई है, हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ठीक है जी, मैं कहता कुछ हूँ वो समझता कुछ है, बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट टू ईच अदर। दैट इज वाई द आंसर इज डिस्ट्रस्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें 1 मार्क आपका रिकॉग्निशन का है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, लो लैक ऑफ अटेंशन, बाकी 3 जो आपको एक्स्ट्रा बताने हैं, दिस इज व्हाट 3 मार्क्स। अब एक बार ऐसा हुआ था बच्चों, याद रखना, आपको गलती बता रहा हूँ, बड़ी काम की गलती है। एक बच्चे ने क्या करा, साइकोलॉजिकल बैरियर लिख दिया, लॉस ऑफ लैक ऑफ अटेंशन नहीं लिखा, जबकि आपको लैक ऑफ अटेंशन भी रिकॉग्नाइज करना था। जो ये कर रखा है ना लैक ऑफ अटेंशन, जस्ट अ मिनट, ये जो लैक ऑफ अटेंशन कर रखा है, ठीक है जी, बच्चे ने केवल लिख दिया साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है जी, सीबीएसई कहती है साइकोलॉजिकल बैरियर के साथ लैक ऑफ अटेंशन भी लिखना है। हाफ मार्क फॉर साइकोलॉजिकल बैरियर, हाफ मार्क फॉर लैक ऑफ अटेंशन। तो टीचर ने क्या करा, मार्किंग स्कीम में हाफ मार्क तो दे दिया साइकोलॉजिकल बैरियर का, पर लैक ऑफ अटेंशन नहीं दिया। और बच्चे ने क्या करा, 3 जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स लिखे, वहां पर उसने यहाँ पर कहीं लिख दिया लैक ऑफ अटेंशन। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगर आप 3 पॉइंट में जो अदर है लैक ऑफ अटेंशन लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अदर्स बताने हैं, इसके अलावा ऊपर लैक ऑफ अटेंशन बताना है, केवल नाम लिखना है, बाकी नीचे अदर बताने और एक्सप्लेन करने। तो बच्चे के 4 मार्क्स में से 2.5 मार्क्स आए, हाफ मार्क फॉर साइकोलॉजिकल बैरियर्स एंड 2 मार्क्स जिस नीचे जो है उसमें से 1 नंबर कट गया। तो याद रखना ऐसी गलती नहीं करनी। ठीक है जी, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी वाली बात, मानने वाली बात है। तो प्लीज इन चीजों को ध्यान रख के चलिएगा, ये पॉइंट आपके बहुत काम आएगा। चलिए बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। अब ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया जो मैंने थॉरोली एक्सप्लेन करा है। अब मैं पार्ट बी पर आ गया हूँ बच्चों, जिसमें मुझे नहीं करना, आपको काम करना है। मैं हेल्पिंग एड हूँ, आप
अपना काम खुद करोगे, प्रॉब्लम आएगी मैं आपको सुपरवाइज करूंगा, आपको गाइड करूंगा, इंस्ट्रक्ट करूंगा। द पार्ट बी में बच्चों को हार्डली 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 to 17 1 मार्क का है, 18 to 20 3 क्वेश्चन है, 3 4 6 मार्क्स के। तो 1 बाय 1 लेते हैं, आप करोगे, दिक्कत आएगी, आई एम विद यू, डोंट वरी, पैनिक नहीं होना, केवल ये चेक करना कि आपको समझ में आया या नहीं। तो अगर हमने पूरा चैप्टर रिवाइज करा है हार्डली इन 15 क्वेश्चन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, राज एंड रिया, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ लियो इन्फोकॉम वन डे एट लंच टाइम। अब ये पढ़ते हैं ना, जो समझ में आए ना, जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वर्ड्स हमें माइंड में चल रहे हैं उन्हें अंडरलाइन कर ले करो। यहाँ पर वर्ड आ गया एट लंच टाइम, क्या पता इससे कोई आंसर निकल जाए। रिया ने बताया राज को, ड्यू टू रिसेशन बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं, उनको थोड़ी जॉब से निकाला जा रहा है, रीट्रेंच कर रहे हैं। अगर बच्चों आप कल का न्यूज़पेपर पढ़ो ना, अगर कल मतलब येस्टरडे वाला, अगर आप मंडे का न्यूज़पेपर पढ़ो तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज थी, हेडलाइन थी, इन्फोसिस ने अपने 600 एम्प्लॉइज को रीट्रेंच किया, बाहर निकाल दिया, हिंदी में बोलूं छटनी कर दी, रिक्वायरमेंट नहीं थी, निकाल दिया, जाओ घर जाओ अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। ये बात रिया और राज लंच के टाइम डिस्कस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि पता नहीं कल को हम कंपनी हमें ना निकाल दे, रिसेशन चल रहा है, डिमांड कम है, पता लगे हमें भी जॉब से निकाल दिया। दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लंच टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं, पर्सनल बात कर रहे हैं। तो कौन सी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है बच्चों, यू पीपल नो व्हाट इज व्हाट? यस, सही जवाब है, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए बच्चों 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों? 17 क्वेश्चन में, आलिया एन एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेंट ईमेल टू हर सबॉर्डिनेट किया। एक मिस आलिया है, मिस आलिया है और एक मिस किया है, ये दोनों है बच्चों, ठीक है जी। आलिया की सबॉर्डिनेट है किया, उन्होंने एक मेल भेजा है किया को, एक न्यू प्रोजेक्ट है अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट। जब भी क्वेश्चन थोड़ा हैवी वेटेड लगे ना, समझ में कम आए, तो स्प्लिट कर दो, एक एक लाइन का मीनिंग निकालो, फिर सोचो, कहानी बनानी ऐड ऑन करते जाओ, कहानी जितनी समझ में आती है चीजें क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी। अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर अ क्लाइंट इन जर्मन, उनका एक क्लाइंट है, उसका एक प्रोजेक्ट करना है जर्मन में, जर्मनी में, ठीक है जी, इन जर्मनी है, नॉट जर्मन, दिस इज जर्मनी, इन जर्मनी। दो द मेल वाज इन इंग्लिश, इंग्लिश में मेल है, जो किया को लैंग्वेज आती है, इंग्लिश आती है, बट शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअल मीनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स यूज्ड इन मेल। शी वॉज ऑल्सो नॉट स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो आलिया थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक्सपर्ट थी, उन्होंने जो मेल जर्मनी का था, जर्मन लैंग्वेज का था, उसको कन्वर्ट करा, किसमें कन्वर्ट करा बच्चों? इंग्लिश में, ठीक है जी, क्योंकि किया को इंग्लिश आती थी। पर कुछ वर्ड ऐसे थे, जर्मनी को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया या कन्वर्ट किया, वो इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया। प्लस में कुछ जो टेक्निकल वर्ड्स थे जो रिया को नहीं आते थे, रीजन क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की उसको नॉलेज नहीं थी, मे बी वो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होगी, तो इस वजह से उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं था। Not only this, some portion of the mail were translated from German to English in such a manner that the mistakes crept in, causing different meaning to message. Identify two specific barriers to communication. Specific barriers. Translation में problem आई, और प्लस में किया को कुछ चीजें समझ नहीं आई क्योंकि उसका नॉलेज उसके पार नहीं था। तो अगर आप प्रॉपर पढ़ोगे, सिमेंटिक बैरियर में से इसका आंसर आ रहा है बच्चों। द फर्स्ट वन इज फॉल्टी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन गलत हुआ। नंबर 2 इज टेक्निकल जार्गन, टेक्निकल चीजें समझ आए, कोई मुझे मेडिकल लाइन की चीजें, अब मेरा घर में कोई पर्सन बीमार है तो थोड़ा लेट नाइट उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने एक अपने फ्रेंड से पूछा, डॉक्टर ने फोन पिकअप नहीं करा, जो फ्रेंड है उसका केमिस्ट का शॉप है, तो मुझे बताया था जैन साहब आप ये ले लो, मेडिसिन दे दो बच्चे को। अब मुझे समझ ही नहीं आया, इतने टेक्निकल नेम बोल रहा है, मैं कहा सर रुक जाओ मैं रिकॉर्डिंग बना लेता हूँ, मेरे को अभी घुस नहीं रहा आप क्या बोल रहे हो, टेक्निकल मेडिकल लैंग्वेज, कॉमर्स का बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने बोले एक दो वर्ड मुझे मेडिसिन के समझ नहीं आए, आई हैव केप्ट द रिकॉर्डिंग, आई वेंट टू अनदर केमिस्ट, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड थे उनकी शॉप बहुत दूर थी, तो जो मेरे नेबरहुड में केमिस्ट उन पे गया, रिकॉर्डिंग सुनाई, उन्होंने दे दिया, तो टेक्निकल जार्गन खत्म हो गया। और अगर वो मुझे कहते हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आए थे वर्ड, तो मैं केमिस्ट को क्या बताता। दिस इज व्हाट टेक्निकल जार्गन। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। हाफ मार्क फॉर फॉल्टी ट्रांसलेशन, हाफ मार्क फॉर टेक्निकल जार्गन। 1 मार्क का क्वेश्चन था। State any 3 financial incentives other than pay and allowance to motivate the employees. Pay and allowance, pay पैसा,
ठीक है जी। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात हो रही है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में जो जो चीजें आती है उसमें से पहली आइटम है तनख्वाह जो मिलती है, पे एंड अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब आप नेशनल इनकम में भी पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में, तो उसी से लिंकअप है, कोई बड़ी चीज नहीं है। उसके अलावा क्या क्या चीजें फाइनेंशियल इंसेंटिव में मिलती है, तो वो आंसर है 3 मार्क्स का, 3 पॉइंट लिखने हैं। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बिल्कुल टिप्स पे कर लेना। एलिमेंट्स के बेसिक बेसिक कीवर्ड जो मैंने बताए, आई कैन एश्योर यू पूरा चैप्टर 10 आउट ऑफ 10 वाला होगा आप। तो बच्चों इसमें से दे रखे एनी थ्री, पहला प्रोडक्टिविटी लिंक वेज, दूसरा बोनस, थर्ड वन इज प्रॉफिट शेयरिंग, फोर्थ वन इज को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। प्रोडक्टिविटी लिंक में क्या होता है कि जो फैक्ट्री लेवल पर बात होती है वहां प्रोडक्टिविटी लिंक हो जाता है कि आपकी तनख्वाह जो कैलकुलेट होगी वेजेज नंबर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड, गुड्स प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्टिविटी लिंक वेज, जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा आपको वेजेस मिलेगी, तो दैट इज ऑल्सो इन कैश। बोनस जो आपको सैलरी के एक्स्ट्रा मिलता है, अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ, आपकी परफॉर्मेंस से एम्प्लॉय खुश होता है तो आपको बोनस दे देता है बियॉन्ड योर सैलरी। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट में से हिस्सा दे रहा है, 1/4, 1/5, 1/6, जस्ट लाइक पार्टनर्स, पार्टनरशिप वाला। को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन, ये भी आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जिसमें एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को शेयर इशू करता है एट अ प्राइस बिलो देन द मार्केट प्राइस। इन्फोसिस इसमें बहुत आगे है। इन्फोसिस अपने एम्प्लॉयज को हमेशा ईसॉप इशू करती है। अगर इन्फोसिस का शेयर 2,000 रुपए का है बच्चों मार्केट में, तो इन्फोसिस अपने एम्प्लॉयज को नियर 1,000 रुपीज में शेयर देती है, 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। रीजन, और लॉकिंग पीरियड भी होता है उसमें, 3 साल से पहले आप वो शेयर बाजार में बेच भी नहीं सकते हो। और ये भी लिखा होता है कि आपको इतने टाइम तक कंपनी में रिटेन रहना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी चाहती है एम्प्लॉयज मोटिवेट हो और कंपनी के साथ जुड़े रहे, टू रिटेन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, टैलेंटेड स्टाफ। दैट इज व्हाट फाइनेंशियल इंसेंटिव। यू मे राइट एनी थ्री, 1 मार्क फॉर ईच। दो सही लिखे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, एक सही लिखा है तो एक मिलेगा, तीनों सही है तो तीनों मिलेंगे, ज्यादा लिखने का है ही नहीं। चलिए बच्चों, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उसके बाद है परक्विजिट्स, तो ये फोर्थ ऑप्शन है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, दिस इज डी, दिस इज ई। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जो आफ्टर रिटायरमेंट मिलते हैं, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, लाइक दैट। और परक्विजिट्स मैंने आपसे डिस्कस किया था, जो फैसिलिटीज मिलती है पेड इन काइंड। तो इन पांचों में से कोई भी 3 लिख सकते हो, दीज आर व्हाट फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो बच्चों 19 क्वेश्चन पे आते हैं। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मोदी केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, जो मोदी केमिकल प्राइवेट लिमिटेड है उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है जी, वो एक मीटिंग बुलाता है सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की। In the meeting, the managing director said that besides doing the current work efficiently, they also had to make themselves capable of shouldering more responsibility in future as company is going to add additional product. कंपनी जो काम कर रही है, कंपनी कह रही है बिजनेस बढ़ाने जा रहे हैं, हम नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, आपका काम बढ़ेगा। इतना समझ में आया अभी तक तो। ये आंसर ऑर्गेनाइजिंग का भी हो सकता था, डिविजनल स्ट्रक्चर का, अगर केवल यहीं तक होता कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। चलो आगे चलते हैं। फॉर दिस रियलाइजेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव ही इनवाइटेड सजेशंस फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंटल। पूरा क्वेश्चन ही बदल दिया, ऑर्गेनाइजिंग से डायरेक्टिंग में आ गया। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो अपने सारे मैनेजर से, जूनियर मैनेजर से इनविटेशन मंगा, इनवाइट कर रहे हैं, सजेशंस इनवाइट कर रहे हैं कि बच्चों आप बताओ कि हमें कंपनी में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, कैसे हम नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे। आप समझ गए होंगे स्टाइल ऑफ लीडरशिप बताना है। और ठीक है जी, आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अगर आपने गलत आइडेंटिफाई करा तो पूरा ए पार्ट का जितना भी वेटेज होगा, अगर 1 मार्क है तो 1 मार्क, ठीक है जी, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई भी करना है और मीनिंग भी बताना है, तो एटलीस्ट 1.5 मार्क्स और 2 मार्क्स का पॉइंट है। अगर आपने गलत आइडेंटिफाई करा और एक्सप्लेन करा तो पूरा ये आपका 1.5 से 2 नंबर चला जाएगा। फिर आगे एक्सप्लेन अदर 2 स्टाइल्स भी है, एक्सेप्शन भी हो सकती है, क्योंकि मार्किंग स्कीम बच्चों बहुत डायनामिक होती है। मार्किंग स्कीम में ऐसा भी हो सकता है 1/2 मार्क आइडेंटिफिकेशन, 1/2 मार्क फॉर मीनिंग। तो ये सीबीएसई का डिस्क्रिप्शन है, मार्किंग स्कीम सेटिंग कमेटी का डिस्क्रिप्शन है, वो डायनामिक्स करते रहते, कभी इसका वेटेज ज्यादा कभी इसका वेटेज ज्यादा, इसमें कोई फिक्स एंड कोई ऐसा रूल नहीं है। तो इसमें आई थिंक इसमें 1 मार्क का उन्होंने दिया हुआ था, 1/2 मार्क का फॉर आइडेंटिफिकेशन, 1/2 मार्क का फॉर मीनिंग, और नीचे अदर 2 स्टाइल्स बता रहे हैं। यहाँ पर भी वही गलती हो सकती है आपसे, अगर ए गलत अटेम्प्ट करा तो बी भी गलत हो सकता है, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई गलत करा तो नीचे अदर्स गलत होंगे, तो वहां पर भी वेटेज ऑफ मार्क्स कट जाएगी। जैसे यहाँ पर आंसर आ रहा है ए का डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक को एक्सप्लेन करना है। बी में फिर आंसर में क्या आएगा, ऑटोक्रेटिक एज वेल एज लेसर स्फीयर।
तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों। तो डेमोक्रेटिक आपका ए पार्ट है और बी के अंदर आ जाएगा ऑटोक्रेटिक और लेसोस्फेयर। तो मैंने हाईलाइट करे हुए डेमोक्रेटिक के अंदर डेवलप एक्शन प्लान, टेक डिसीजन इन कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट्स, कॉन्फिडेंस में लेकर कर रहे हैं। ऑटोक्रेटिक में वो अपने रूल्स बनाता है, उनको ऑर्डर दे देता है, ऑर्डर 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 सबऑर्डिनेट्स को मानना पड़ता है। लेसोस्फेयर में उनमें इंडिपेंडेंस ज्यादा होती है, वो अपने खुद रूल्स बनाते हैं, अपने आप फॉलो करते हैं, उसमें कंट्रोल की जो डिग्री होती है बहुत लिमिटेड होती है। दिस इज लेसोस्फेयर। तो अगर आपने डेमोक्रेटिक की जगह ऑटोक्रेटिक लिख दिया और नीचे अदर्स में डेमोक्रेटिक लिख दिया तो ऊपर एक नंबर जाएगा और नीचे जो 2 मार्क्स है अदर वाला उसमें भी एक नंबर जाएगा, केवल आपको लेसोस्फेयर का एक नंबर मिलेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास बच्चों। टुडेज क्लास में लास्ट 20th क्वेश्चन है आपका। सलमान इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ निसार एंटरप्राइजेस। इट इज एन ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द एंटरप्राइज हैज फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन समझ नहीं आए दोबारा पढ़ लो। सलमान जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है निसार लिमिटेड। क्या बनाती है? ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बनाती है। एंटरप्राइजेस हैज फंक्शनल स्ट्रक्चर। दे पढ़ने से तो फिर लग रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग का है। बहुत बार ऐसा हुआ है, पढ़ते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग लगता है, आते 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 नीचे डायरेक्टिंग हो जाता है। इन विच जॉब्स आर सिमिलर नेचर हैव बीन ग्रुप टुगेदर, ये भी ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग निकला फंक्शनल का। प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा। Nissan Enterprises and manufacturing units at Manesar factory has been plugged with the many problems for long time, which was in knowledge of the production manager Akshay Khanna. कंपनी का जो प्रोडक्शन मैनेजर है अक्षय खन्ना है, उसकी नॉलेज में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है कंपनी में। वर्कर्स एंड इंटरनल डिफरेंसेस, वर्कर्स में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। ठीक है जी, देवर मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजर्स एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वर्कर्स के आपस के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इन सबको ध्यान में रखकर अक्षय खन्ना जी ने एक अपॉइंट करे हैं मिस्टर वरुण, जिनको 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऐसे इन्वायरमेंट में काम करने का और ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का। पासिंग, ठीक है जी, Varun, who had 14 years of experience of working with actual workforce, passing on instruction of the middle management, just a minute, passing on instruction of the middle management to the workers. Varun meet Mr. Akshay to understand what the management wanted. Varun ने Mr. अक्षय से मीटिंग करी, समझा पहले टॉप मैनेजमेंट से कि प्रॉब्लम्स क्या है, मैनेजमेंट क्या चाहती है, मैनेजमेंट को क्या चाहिए वर्कर से। फिर देर आफ्टर वो वर्कर से मिला, उनको मैनेजमेंट का आइडिया कन्वे करा और उनको प्रॉमिस किया कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी वो मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा और उसको सॉर्ट आउट करेगा। इन दिस वे ही क्लियर्ड द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, he also sorted out internal differences and was able to unite the workers within a month। उसने उनकी इंटरनल डिफरेंसेस को भी खत्म कर दिया, साथ साथ उनके बीच में जो वर्कर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनको भी खत्म कर दिया। इसके लिए उसको एक्नॉलेज किया गया, गुड परफॉर्मेंस के लिए उसको सर्टिफिकेट दिया गया, प्लस में उसकी सैलरी भी बढ़ाई गई 10%। वरुण परफॉर्म सम ऑफ द फंक्शन which are required to be performed at a position he is working at, state any 5 functions, other 5 functions Varun is expected to perform। उसको इंसेंटिसाइज किया गया, रिकॉग्निशन किया गया। ठीक है जी, नेम द इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड, इंसेंटिव्स के नाम करने, रिकॉग्निशन हो गया और प्लस में उसको 10% सैलरी में इंक्रीमेंट दिया गया है। ठीक है जी बच्चों, समझ में आ गया। आपके जो 5 फंक्शन है किसकी बात आ रही है? वरुण क्या कर रहे हैं? एक लीडर है, डायरेक्टिंग का काम कर रहे हैं। तो जो डे टू डे बेसिस पे वरुण काम कर रहा है, कोई भी आप वो 5 फंक्शंस लिख देना जो उसको परफॉर्म करने हैं। डेली कॉन्टैक्ट बनाए रखना है, वर्कर्स के साथ ट्रेनिंग करनी है, वर्कर्स का मोराल हाई रखना है, उनकी नीड्स को समझना है, उनसे काम लेना है, उनको सुपरवाइज करना है, उनको इन्फ्लुएंस करना है, उनको सेटिस्फाई करना है। ये सब बातें इसके अंदर आप लिख सकते हो। कंपनी के गोल्स को अचीव करना है, स्टैंडर्ड्स बनाए रखना है, ये सब काम। ये जन ओपन एंडेड क्वेश्चन है बच्चों। इसमें जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का जो मैनेजर है काम करता है रिलेटेड टू एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, वो आपको लिखना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है। और लास्ट में है इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड टू वरुण, कंपनी ने क्या क्या पे एंड अलाउंस दिए। पे एंड अलाउंस मतलब एक्स्ट्रा बोनस दिया, दैट इज व्हाट फाइनेंशियल इंसेंटिव। एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन प्रोग्राम, दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट है बच्चों आज का जो सरप्राइज फैक्टर है, जो आज की क्लास में मैंने ऐड ऑन किया है, जो मैंने अपनी पिछली 2 क्लासेस में ऐड ऑन नहीं किया था, और वो है बच्चों लर्निंग विद फन। एक एक्टिविटी कर रहे हैं, बड़ी छोटी सी है, फटाफट करते हैं, हार्डली 2 मिनट्स एक्टिविटी है। इतना टाइम मैगी बनाने में नहीं लगता जितना टाइम इसको एक्टिविटी को करने में लगेगा। वेरी शॉर्ट टाइम एक्टिविटी। आई होप आपने जो पढ़ा है उसको रिकैप्चुलेट करने में आपकी हेल्प होगी। एक क्रॉस वर्ड पजल है बच्चों,
फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 बॉक्स है, ठीक है जी। 2 वर्टिकल है, 2 हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल मतलब डाउन और हॉरिजॉन्टल मतलब अक्रॉस। अक्रॉस में रिटायरमेंट बेनिफिट दिया हुआ है, को पार्टनरशिप दिया हुआ है, और वर्टिकल में आपके डाउन में पे एंड अलाउंस का दिया हुआ है और परक्विजिट्स का। अब आप कहोगे सर करना क्या है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में एग्जांपल्स आते हैं उन एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल आपको फिल करना है अक्रॉस में। अक्रॉस में देखो बच्चों कितने ऑप्शन है, कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर से बना एक वर्ड डालना है रिटायरमेंट बेनिफिट्स को। फिर को पार्टनरशिप है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से मिलकर एक वर्ड डालना है। पे एंड अलाउंस में लाइक दैट, पे एंड अलाउंस में जो सेकंड है 1 2 3 4 5 6, और परक्विजिट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ड। अब 11 बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ इंस्ट्रक्शंस में कि 11 वर्ड नहीं है, 11 लेटर्स नहीं है, 10 लेटर्स है। तो 2 वर्ड है, वर्ड ए वर्ड बी, उनके बीच में डैश है, तो वर्ड ए डैश वर्ड बी, तो वर्ड ए और वर्ड बी मिला के 10 लेटर्स है, और एक लेटर आपका स्पेशल कैरेक्टर है दैट इज डैश। तो ये आपको ढूंढना है बच्चों, करिए इसको, थोड़ा सा फन होगा, याद करो क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं। मैं आपको हार्डली 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट करिए। करना है बच्चों, खाली नहीं बैठना, ठीक है जी। एक्टिविटी में तभी मजा आता है जब पार्टिसिपेशन होता है, यू नीड टू पार्टिसिपेट। इजी है, एनसीईआरटी की हेल्प ले लो, नहीं आता कोई बात नहीं। अभी मेरे पे एक रिप्लाई है, एक बच्चा कह रहा है सर आप बता दो कौन कौन से इंसेंटिव्स होते हैं, फिर हम गैस कर लेंगे कौन से लेटर्स आते हैं। चलो आपकी रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसको भी हम आगे परस्यू करते हैं। देखिए ये देखिए बच्चों, उस बच्चे की रिक्वेस्ट को मैं फॉलो करके ही आपको बता रहा हूँ। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर बच्चों आप देखिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेन अलाउंस, परक्विजिट्स, को पार्टनरशिप, स्टॉक, ये ऑप्शन दिए हुए। आप गैस करो अपने आप, ये भी एक एक्टिविटी का ही पार्ट है, फिर गैस कर लेना वहां क्या आएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या आते हैं, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, बोलिए आया समझ में या नहीं, क्लियर है बच्चों। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या आएगा आपका, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर आएगा प्रोविडेंट फंड। पे एंड अलाउंस में क्या आएगा बच्चों, सैलरी, वेजेस, आपको मैंने बताया था ह्यूमन, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, लाइक दैट। परक्विजिट्स में क्या आएगा, फ्रिंज बेनिफिट्स, पहले ही पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन था। और आपका को पार्टनरशिप में क्या आएगा बच्चों, शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो परक्विजिट्स के अंदर जो सैलरी आ रहा है वर्ड, सॉरी पे एंड अलाउंस के अंदर जो सैलरी वर्ड आ रहा है वो यहाँ सूट कर रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करो वो यहाँ पे सूट कर रहा है, पे एंड अलाउंस, सेकंड सैलरी, SALARY, गॉट इट, क्लियर हो गया। फर्स्ट के अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ऑब्जर्व करिए, पेंशन, PENSION, पेंशन, क्लियर। फोर्थ के अंदर बच्चों को पार्टनरशिप, शेयर्स, SHARES, शेयर्स। फिर थर्ड के अंदर मेडिकल डैश, मेडिकल डैश एड, AID, मेडिकल एड। तो ये बच्चों एक छोटी सी एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आई होप क्लियर होगा बच्चों। आज की क्लास में हमने सारे टॉपिक्स कवर करे, आपने अगर ढंग से प्रॉपर अटेंटिव रहे होंगे तो आपके सारे टॉपिक भी रिकैप्चुलेट भी हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है हेजिटेट मत करिएगा, वी हैव द टेलीग्राम ग्रुप, आप उस ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा ऑनेस्टली, और बहुत जल्दी हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को गो थ्रू करेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो आपके जो भी क्वेरीज होगी उसके लिए हम शॉर्ट वीडियोस भी आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास, हैव अ गुड डे। पढ़ते रहिएगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। आपको पता है आपके एग्जाम बिल्कुल पास है, अपना टाइम को जुडिशियस यूज करिए, क्योंकि टारगेट आपके पास 2 है, एक तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने, और उसके बाद भी आपको पता है आपका मिशन कंप्लीट नहीं होगा, साथ साथ आपको CUT को भी लुक आफ्टर करना है। तो आपको डबल एफर्ट्स करने हैं, इस बात को ध्यान में रख के आप अपना पूरा बेस्ट टाइम यूटिलाइज करिए। कोई क्वेरी हो, वी आर विद यू, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच।